स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन ब्रैकेट के टर्म्स में क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, तो सिमिलर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, इसका टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए इन नॉर्मलाइज्ड स्टेट। ये एक्सपेक्टेशन पहले आपको डिफाइन हो गया है, तो दैट एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के लिए नॉर्मलाइज्ड स्टेट कंसीडर करेंगे। इन नॉर्मलाइज्ड स्टेट एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज ब्रैकेट ऑफ साई ए साई। जो डिनोमिनेटर टर्म था नॉर्मलाइज्ड स्टेट के लिए वो बन हो गया। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ए एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का टाइम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जनरली ये ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, ये साई कैट वेक्टर टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, ब्रा वेक्टर ऑफ साई टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। तो थ्री टर्म्स यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपको यहाँ पे ए का टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये ब्रा वेक्टर ऑफ साई और कैट वेक्टर ऑफ साई एज ए कांस्टेंट कंसीडर होंगे। और एक तरह से ये ब्रैकेट जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू एन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम जो भी वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रल पार्ट बनेगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब मोर देन वन वेरिएबल्स में इंटीग्रल पार्ट में टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये कंसेप्ट पहले भी आपको हिंट किया था, ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साई डेल ए बाई डेल टी कैट वेक्टर ऑफ साई प्लस अब ये ए कांस्टेंट कैट ऑफ साई कांस्टेंट, इस ब्रा वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव फिर से पार्शियल डेरिवेटिव बनेंगे। और इस डेल साई बाई डेल टी ब्रा वेक्टर ए एस एच कैट ऑफ साई एस एच। अब ये ब्रा वेक्टर कांस्टेंट ए कांस्टेंट कैट ऑफ साई का टाइम डेरिवेटिव लेंगे, डेल साई बाई डेल टी कैट वेक्टर। तो टाइम डेरिवेटिव के लिए आपको ये थ्री टर्म्स फाइंड हो गए। इसको चाहें तो आपको इक्वेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक स्टेप आगे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के डेफिनेशन को एनालॉजी करें तो दिस टर्म रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए बाई डेल टी। इस ब्रैकेट में जो भी मिडिल टर्म है दैट पार्ट का एक्सपेक्टेशन नोटेशन है। बोथ साइड सेम स्टेट होना, सेम स्टेट के लिए कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर होने चाहिए। तो सेम मीनिंग यहाँ पे है, ये कैट वेक्टर ये ब्रा वेक्टर और जो मिडिल टर्म है दैट पार्ट का एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल ए बाई डेल टी और दीज टू टर्म्स रिमेनिंग आपका ये रिमेनिंग दीज टू टर्म्स सेम रहेंगे। ब्रा वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी ऑपरेटर ए कैट ऑफ साई प्लस ब्रा वेक्टर ऑफ साई ऑपरेटर ए डेल साई बाई डेल टी। अब ये टाइम डेरिवेटिव ब्रा वेक्टर के लिए और ये कैट वेक्टर के लिए टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। और दीज टाइम डेरिवेटिव्स को आप श्रोडिंगर इक्वेशन इन ड्राफ्ट नोटेशन आप अप्लाई करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन और जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन आपको यूज करना है, जनरलाइज्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ऑपरेटर एच ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ कैट ऑफ साई। और ये पार्ट को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, आई एच क्रॉस कैट वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन इन ड्राफ्ट नोटेशन। ये बोथ टर्म जो आपको यहाँ पे नोट किए हैं वो सेम मीनिंग है। अब आपको यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी कैट वेक्टर के लिए रिजल्ट रिक्वायर्ड था, आप इस श्रोडिंगर इक्वेशन से प्लेस कर सकते हैं। डेल साई बाई डेल टी कैट वेक्टर ये आई एच क्रॉस को लेफ्ट में एडजस्ट करके एच के साथ एडजस्ट करेंगे तो दिस सम चेंज टू एच बाई आई एच क्रॉस कैट ऑफ साई। अब यहाँ पे ब्रा वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी चाहिए, तो इस इक्वेशन का आप हर्मिशियन एडजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रा वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ब्रा वेक्टर ऑफ साई एच बाई माइनस आई एच क्रॉस डैगर। और रियल पोटेंशियल के लिए एच डैगर को आप एच यूज करेंगे। मैं आपको ये ऑल टाइम जब भी डैगर को एच लिखा होगा तो मैंने हिंट किया है कि ये रियल पोटेंशियल के लिए हर्मिशियन बनेगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ब्रा वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ब्रा वेक्टर ऑफ साई एच डैगर को एच रिप्लेस कर दिया, बाकी टर्म माइनस आई एच क्रॉस डिवाइड में एस एच है। तो यहाँ से ये इक्वेशन को कोई नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये लास्ट टू टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए कैट ऑफ डेल साई बाई डेल टी एंड ब्रा वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी की वैल्यूज दीज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 से यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ ए एक्सपेक्टेशन
कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल ए बाई डेल टी प्लस, अब ये पार्ट को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ड्रा वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस आई एच क्रॉस ड्रा वेक्टर ऑफ साई एंड एच। ये पार्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इस ड्रा वेक्टर के साथ ड्रा वेक्टर के राइट में ऑपरेटर है और कैट वेक्टर है, इट मैसेज ड्रा वेक्टर ऑफ साई एस एच, ऑपरेटर एस एच, कैट वेक्टर ऑफ डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू प्लेस करेंगे, एच बाई आई एच क्रॉस कैट ऑफ साई। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए बाई डेल टी प्लस, अब ये टर्म आई एच क्रॉस कॉमन 1 अपॉन आई एच क्रॉस कॉमन लेंगे, ये टर्म प्लस होगा और ये टर्म माइनस। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल ए बाई डेल टी प्लस 1 बाई आई एच क्रॉस, अब ये टर्म को आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्यूटेटर ऑफ ए विद एच। फिर से ये एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन यहाँ पे यूज करें तो सेम स्टेट नोटेशन के लिए ब्रा वेक्टर और कैट वेक्टर है, तो जो ब्रैकेट में मिडिल टर्म होगा दैट पार्ट का एक्सपेक्टेशन बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ पे ड्राइव हो गया, डेल ए बाई डेल टी एक्सपेक्टेशन प्लस 1 बाई आई एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रैकेट, ये पार्ट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए विद एच। So this term represent equation of motion in quantum mechanics. Equation of motion से आप किसी भी मोशन के रिगार्डिंग किसी सिस्टम के लिए क्या वेरिएबल, क्या ऑब्जर्वेबल कंजर्व्ड होंगे, क्या वेरिएबल चेंज करें होंगे, वो आप फाइंड करते हैं। आप क्लासिकल मैकेनिक्स में सिमिलर इक्वेशन पढ़े होंगे इन टर्म्स ऑफ पोइसन ब्रैकेट। दैट इक्वेशन से अगर आप यहाँ पे एनालॉजी करें तो डी बाई डी टी ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए is equal to del A by del T plus Poisson bracket of observable A with Hamiltonian. This represent equation of motion in classical mechanics. And this notation is Poisson bracket. ये नोटेशन मैंने एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए यूज किया था, बट यहाँ पे एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है, ये पॉइजन ब्रैकेट है। तो दीज टू इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालॉजी करेंगे तो आपको पॉइजन ब्रैकेट और कम्यूटेटर ब्रैकेट को आप रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एनालॉजी करिए, ये पॉइजन ब्रैकेट है और दिस टर्म एग्जैक्टली पॉइजन कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है, दिस टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो यहाँ से जो रिजल्ट को आप मैच कराएंगे तो ये टर्म एक्सपेक्टेशन वैल्यू, किसी भी ऑपरेटर का वेरिएबल पार्ट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट पार्ट से आप यहाँ पे ये मैच करेंगे पॉइजन ब्रैकेट। और मैं आपको यहाँ पे फिर से अलर्ट रहने के लिए हिंट कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, एनालॉगस है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट मैच करता था वो एवरेज के लिए मैच करेगा, तब ये रिजल्ट मैच नहीं करेगा। वो रीजन भी आपको कंफर्म होना चाहिए। जब मैंने पावर वाले रिलेशंस बताए दैट टाइम पे स्केलर पार्ट से मैच किया था। जब कोई ये रिजल्ट ऑपरेटर होगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट स्केलर बनेगा, ऑपरेटर थोड़ी होगा एवरेज के बाद, इसलिए यहाँ पे तो ये मैच कर रहा है। और जब ये कम्यूटेटर ब्रैकेट से आप एनालॉजी करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट करता है, इक्वल रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मैं एक पॉइंट और यहाँ पे कर दूं, हो सकता है आप लोगों को आपका कोई सीनियर या आपका कोई क्लासमेट या कोई आपको किसी टीचर ने ये सजेस्ट किया हो कि कम्यूटेटर ब्रैकेट को आप फाइंड ना करके उनके लिए पहले पॉइजन ब्रैकेट फाइंड कर लो और ये आई एच क्रॉस से डिवाइड कर दो, तो आपको सॉरी आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ये प्रॉब्लम को रेफरेंस लें एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करें जो मेथड मैंने हिंट किया था, ये रिजल्ट भी आपको डिस्कस किया, ट्वाइस आई एच क्रॉस एक्स पी प्लस पी एक्स। और इसको अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया हो कि आप पॉइजन ब्रैकेट पहले फाइंड कर लो और आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर लो, तो आप इसको एग्जांपल को रेफरेंस लो, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। हेलो सर। हाँ जी सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर आवाज बहुत यस सर वीडियो भी लग सर आवाज कट रही है आपकी बहुत। मैं सोच रहा हूँ मेरा नेटवर्क कम है। सर वीडियो ये कैसे भी और हम भी हाँ सर सर 5 मिनट हो गया। कितना 5 मिनट हो गया सर, 5 मिनट हो गए। 5 मिनट से कट रही है। यस सर बार में वेट करेंगे बात।
मैं अपने फोन को हिला हिला के थक गया। मैं भी फोन इधर कर रख रहा हूँ तब से। मैं नेट की सेम, मैं तो बाहर भी जाया ही। सर हम माइक ऑन ऑफ कर दो तुम। अभी भी कट रहा क्या हुआ? अभी क्लियर लग रहा है। अभी नो सेट नहीं हो रहा। तरफ से जा रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं। कोई बीच में प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। ओके सर। एक बार लास्ट 5 मिनट पर आप पार्ट रिपीट कर देना। मैंने आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स ड्राइव किया और आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में एक सिमिलर इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ब्रैकेट पढ़ते हैं। ये अगर ये रिकॉल कर पा रहे होंगे ये रिलेशन को, यहाँ पे ये नोटेशन मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट के यूज किया था। दैट टाइम पे आप लोगों को ये हिंट किया था कि एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट और पोजीशन ब्रैकेट सेम नहीं होते। तो ये यहाँ पे पोजीशन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रैकेट एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है। तो इन दीज टू पार्ट में आप अगर एनालॉजी करें तो मैं आपको ये हिंट कर रहा था कि हो सकता है कि आपका कोई क्लासमेट, आपका कोई सीनियर या किसी टीचर ने ये आपको हिंट किया हो कि अगर आपसे कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करने के लिए आए एग्जाम में या किसी प्रॉब्लम में कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करना हो तो आप पहले पोजीशन ब्रैकेट कैलकुलेट कर लीजिए। देखो स्टेटमेंट को अलर्ट रहेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आपको ऐसे करना है, मैं जस्ट ये हिंट कर रहा हूँ कि अगर आपसे कहा हो तो अलर्ट रहना है कि पोजीशन ब्रैकेट कैलकुलेट कर लें। और ये जो बोथ के एनालॉजी को मैंने यहाँ पे नोट किया और आप बुक में भी पढ़ते होंगे ये रिलेशन, ये एनालॉजी कि आई एच क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड हो गया। ये तब तो करेक्ट होगा जब ये कम्यूटेटर ब्रैकेट का रिजल्ट स्केलर बन जाए, बट अगर ये ऑपरेटर बनेगा तब रिजल्ट में आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा और ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो रिजल्ट मैच नहीं करेगा, जैसे आप यहाँ पे चेक करें। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको हिंट कर दिया कि किसी को आगे पोजीशन ब्रैकेट से आईएच क्रॉस मल्टीप्लाई करके कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने का जो मेथड किसी ने सजेस्ट किया हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए यहाँ से। पोजीशन ब्रैकेट क्लासिकल मैकेनिक्स में आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका पोजीशन ब्रैकेट कैलकुलेट करिए और आईएच क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तब आप चेक करिए क्या रिजल्ट बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आगे आप अलर्ट रहेंगे। जो मैं हिंट कर रहा हूँ कि आप जब तक श्योर ना हो कि कम्यूटेटर ब्रैकेट स्केलर से मैच करे तब तक आपको ये रिजल्ट में ऑर्डर अफेक्ट होता रहेगा और रिजल्ट रॉन्ग आएगा आपका। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि इसको एनालॉजी करने के लिए, रिलेशन का एनालॉजी करने के लिए यहाँ पे ये एग्जैक्टली कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट का एक्सपेक्टेशन को आप एनालॉजी कर रहे हैं। कोई भी ऑपरेटर का किसी कांस्टेंट का आप एक्सपेक्टेशन जब फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा। तो इसलिए जब ये कांस्टेंट नहीं बनेगा कम्यूटेटर ब्रैकेट तब ये रिजल्ट मैच नहीं करेंगे। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने हिंट किया और ये एक प्रॉब्लम आपको पहले डिस्कस किया था। ये रिजल्ट आपको कैलकुलेट कराया हुआ है, उसको आप बहुत मेथड से चेक करके देखिए, आपका रिजल्ट मैच नहीं करेगा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस इक्वेशन को यहाँ पे आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। डी बाई डी टी ऑफ ए एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल ए बाई डेल टी प्लस 1 बाई आई एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए विद एच। जिस तरह से आप अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट्स रिकॉल कर पा रहे हैं, पोजीशन ब्रैकेट में जो इक्वेशन बताया उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, तो दैट टाइम पे आपने किसी पर्टिकुलर क्लासिकल पार्टिकल के मोशन के रिगार्डिंग क्या क्वांटिटीज कंजर्व रहेंगी, क्या क्वांटिटीज वेरी करेंगी, वो आपने दैट इक्वेशन को रेफरेंस लेके यूज किया होगा, फाइंड किया होगा। सिमिलर वे में क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनमें क्या क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, क्या क्वांटिटी नॉट कंजर्व होगी। यहाँ पे स्टेटमेंट नोट करेंगे दैट पार्ट के लिए, इफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, जब एक्सप्लिसिट इंडिपेंडेंट होगा ये टाइम से तो डेल ए बाई डेल टी जीरो बनेगा। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं तो नॉन जीरो आता है, बट जब एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट नहीं है, किसी अनदर वेरिएबल के थ्रू है, तब ये परफेक्ट टाइम डेरिवेटिव नॉन जीरो हो सकता है, पार्शियल टाइम डेरिवेटिव जीरो बनेगा। तो ये जीरो का एक्सपेक्टेशन जब फाइंड करेंगे तो फर्स्ट हम जीरो कंप्यूट करेगा। देन डी बाई डी टी ऑफ ए एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 1 बाई आई एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए विद एच। अब नेक्स्ट कंडीशन इसी में अगर आप इंक्लूड कर लें, एंड ए कम्यूट्स विद एच, अगर हैमिल्टोनियन से कम्यूट करेगा सरला म्यूट कर लो। A commutes with Hamiltonian, then commutator bracket of A with H will be 0. जब ये टर्म भी 0 होगा तो d by dt of A एक्सपेक्टेशन ये टर्म 0 बनेगा और 0 होने से ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू
एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए अगर पोजीशन स्पेस में आप ये स्टेट दिया होता तो ये पार्ट आपको पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पार्ट बनता है। तो पोजीशन वेरिएबल पे जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट प्लेस कर देते तो ये रिजल्ट पोजीशन से इंडिपेंडेंट बनता है, बट टाइम वाला पार्ट वहां पे प्रेजेंट हो जाता है, और प्रेजेंट होने से अगर टाइम के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव 0 होगा देन दिस रिजल्ट विल बी कांस्टेंट। तो अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स से एनालॉजी करें तो आप कांस्टेंट ऑफ मोशन या कंजर्व्ड क्वांटिटी वर्ड यूज करते थे इस पार्ट से आप फाइंड करेंगे। यहाँ से आपको सिमिलर मीनिंग आपको रिलेट हो गया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको आगे नोट कर सकते हैं। इफ an observable does not depend on time explicitly and commutes with Hamiltonian, then it will be constant of motion throughout the motion, that variable that observable constant रहेगा और will be conserved। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए अगर आपको कंफर्म हो जाए कि ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड नहीं करता है एक्सप्लिसिटली, तो आप कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि कंजर्व्ड है या नहीं। हम वेट करेंगे। राइट कंटिन्यू करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको जो हमें नोट कराया है तो आपको प्रॉब्लम के टाइम पे कहीं रिकॉर्ड हो सकता है, और डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन और इसका जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट मैंने नोट कराया है कि कैसे आप कंजर्व्ड क्वांटिटी का आइडिया ले सकते हैं। तो ये पार्ट अगर 0 हो जाएगा और ये टाइम एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंसी से एकदम 0 होगा, तो ये किसी भी क्वांटिटी का अगर टाइम डेरिवेटिव 0 है तो दैट क्वांटिटी कंजर्व्ड रहता है। दैट पार्ट से आप ये स्टेटमेंट को यूज करके सम टाइम आपसे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइम डेरिवेटिव में कोई अनदर वेरिएबल डिफाइंड होगा तो दैट पार्ट के लिए रिजल्ट पूछा जा सकता है। एंडेड एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंसी के लिए मैसेज कर रहे हैं। आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल के टाइम पे ये टाइम डिपेंडेंसी एक्सप्लिसिट और टोटल टाइम डिपेंडेंसी के लिए सेस फॉलो किए होंगे, और उसको रिलेट करने के लिए आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पढ़े होंगे। अगर उसको रिलेट कर पाए तो वहाँ पे एक पार्ट ऑटोमेटिकली यूज होता है, या आप एक यूलर थ्योरम पढ़ते हैं। अगर आपको ये फंक्शन में आप चेंज कर रहे हैं, इसके जो वेरिएबल्स हैं x और t वैल्यू, दिस फंक्शन डिपेंड ऑन टू वेरिएबल x एंड t। x की डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे आर्गुमेंट में शो किया होगा। सर आपसे आज क्या करिए मैं बोल रही आवाज हूँ कट रही है, लैग हो रहा है। पता नहीं नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है क्या, उतनी जल्दी कोई ठीक भी नहीं करेगा। तो सही है बीच में जो वाईफाई है वहां से प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। मैं कोई तरफ तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरा लैग हो रहा है। कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए सर। आवाज आ रही है सर। तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बोल ही नहीं रहे। अब तक बोल नहीं रहे हैं। चेक करना सर। स्क्रीन भी ब्लैंक है क्या? नहीं ब्लैंक नो तो क्लियर आ रही है। अब सुन पा रहे हैं आवाज? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंसी के लिए। तो अगर आप f में चेंज फाइंड करेंगे दैट रिप्रेजेंटेड बाय df, तो दिस टर्म del f by del x dx प्लस del f by del t dt, ये स्टेप आप लोग यूज किए होंगे क्लासिकल में, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी यूज कर रहे हैं, यूज किए हों। तो यहाँ पे df by dt इज इक्वल टू del f by del x dx by dt प्लस del f by del t, ये पार्ट आपको यहाँ पे हिंट हो गया। ये टर्म आपको अगर जो भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अब उन वेरिएबल्स को आप चेंज करें, और इसमें टोटल कंडीशन आएगा। टोटल टाइम डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है कि x के थ्रू भी टाइम का कंडीशन इंक्लूड हो सकता है। हो सकता है कि x भी कहीं टाइम पे डिपेंड करता हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर x टाइम पे डिपेंड करेगा तो ये पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, और जो कंट्रीब्यूट करेगा तो चाहे f टाइम पे डायरेक्ट डिपेंड ना करे, x के थ्रू टाइम पे डिपेंडेंसी हो रही हो, तो ये टर्म 0 होने के बाद भी ये टर्म 0 नहीं करेगी।
df by dt जीरो नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल टाइम डेरिवेटिव। डायरेक्ट कंडीशन भी है और किसी अनदर वेरिएबल के थ्रू भी डिपेंडेंसी से यहाँ पर कंडीशन आ सकता है। तो बहुत इजी वे है कि अगर फंक्शन का आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें अगर वो वेरिएबल डायरेक्ट आपको शो होता है, दैट मींस एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट। अगर वो किसी अनदर वेरिएबल के थ्रू डिपेंडेंसी है, जैसे सपोज यहाँ पे आपको, अगर ये मैथमेटिक्स थोड़ा क्लियर हुआ हो, तो अगर ये आपको फॉर्म दिया होता x स्क्वायर t प्लस 5, तो यहाँ पे आपको इस फंक्शन में x स्क्वायर डायरेक्ट आपको शो हो रहा है, t भी आपको डायरेक्ट शो हो रहा है। तो दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स x एंड t एक्सप्लिसिटली। अब अगर आपको यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x दिया है, मैंने फिर दिया x सर आवाज कट रही है। आप ही कट रही है सर। लैग हो गई। एकदम से हो जाता है सर, क्लियर आता है फिर लैग हो जाता है। सर आप जियो कनेक्ट कर लीजिए। एयरटेल में इशू आ रहा है सर आजकल। क्या पता मोहल्ले वाले यूज करते हैं सर। और दिन नहीं होता था, आज ही हो रहा है शायद ना। यस यस सर। सर। यस सर, जारी है। सर अब आ रही हाँ है। सर, आज ही हो आ रही है जरा, फिर बीच में फिर हो जाता है सर। अभी भी हो रहा है। नहीं अभी आ रहा है सर। नो सर। अभी तो ठीक। तो मैं हिंट कर रहा था आपको यहाँ पे कि अब ये फॉर्म को चेक करें, यहाँ पे x पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। इस फिर हो गया सर, फिर हो गया सर, ऐसा हो गई सर। फिर हो गया सर। ज्यादा हो रहा है कुछ प्रॉब्लम है, सर एक बार पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए पूरा। और टाइम लगेगा सर उसको। सर टाइम एक्सटेंड कर देना आधा घंटा और। कनेक्ट होने तक थोड़ा वेट करिए, तो मैंने कुछ रीस्टार्ट किया है वाईफाई को, तो अगर अपडेट नहीं लिया तो सर 1 मिनट लगेगा, अपडेट नहीं लिया तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सर आप किसी को होस्ट बना तब तक अगर जो आता है दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो मोबाइल से। सर नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही सर। फिर वही कट रहा है सर, नेट लैग हो रहा। अभी भी का ड्राइवर यस सर। उसको स्टार्ट होने के लिए फिर वेट करिए। सर अगर डायरेक्शन में चेंज करके देखें उसको। भैया रुको, नेटवर्क ठीक होने दो यार। कि वो फाइबर वाला वाईफाई कैसे फाइबर वाला तो जाता नहीं, जाता है तो फिर दिक्कत करता है बहुत ज्यादा। हाँ सर। मोबाइल वाला स्केल नहीं बचता है बस। अभी भी कट रहा है क्या आवाज? नो सर थोड़ा थोड़ा कट ही रहा है सर। क्लियर लग रहा है। अब ठीक है सर, आपने क्लियर है सर। क्लियर है वॉइस। ठीक है सर। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी के लिए हिंट करा था। अब ऐसा हो सकता है कि ये फंक्शन दिया हो x और x टाइम डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे आप चेक करिए ये f के लिए टाइम पे इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी है x के थ्रू, डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं। तो दिस फंक्शन ऑफ f डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, बट दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। तो बोथ में बहुत इजी वे है कि डायरेक्ट डिपेंडेंसी है तो एक्सप्लिसिट वर्ड आएगा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो किसी अनदर वेरिएबल के थ्रू हो सकता है, तो वहाँ पे वो एक्सप्लिसिट इंडिपेंडेंट बनेगा। जो आपको हाँ बोलिए। एक्सप्लिसिट में हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। हाँ जी, ये अगर पार्शियल डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा तब फंक्शन टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड करेगा। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाए दैट मींस फंक्शन टाइम से एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है। और इस परफेक्ट डेरिवेटिव में बहुत कंडीशंस आते हैं, ये इनडायरेक्ट पार्ट यहाँ से आ रहा है और डायरेक्ट डिपेंडेंसी इस पार्ट से आ रहा है। और ये आप यूज किए होंगे, मैंने आपको हिंट किया कि यूलर
इक्वेशन है और इसी में आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर आप उसके डेरिवेशन किए हो तो ये वहाँ पे यूज किया होगा सिमिलर कंसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो आपको मेमोराइज होना चाहिए, ये स्टेटमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। समटाइम आपसे कंजर्व क्वांटिटी पूछेगा, तो जब अगर आपको लगता हो कि कम्यूटेटर से इजी है तो कम्यूटेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट मेथड्स हैं कंजर्व क्वांटिटी फाइंड करने के। आप न्यूटन अप्रोच अप्लाई करते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में भी चेक कर लेते हैं, पॉइसन ब्रैकेट से चेक करते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं कंजर्व क्वांटिटी के लिए। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट आप पढ़ते हैं। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप को हो सकता है कि कहीं पे कहा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी। अगर आप इसी में थोड़ी देर के लिए एक्सपेक्टेशन नोटेशंस को एलिमिनेट कर दें तो ये पार्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप एनालॉजी करें तो डेल r बाई डेल t प्लस 1/IH क्रॉस कम्यूटेटर ऑफ r विद h। और अगर आप यहाँ पे इसको एवरेज पार्ट के लिए थोड़ा रिलेट कर लें तो ये पार्ट आप एनालॉजी कर सकते हैं। तो सम टाइम आपसे अगर वेलोसिटी पार्ट का हिंट किया हो तो आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ऑपरेटर ए को किससे रिप्लेस करेंगे वो आपको यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया। अगर आप ऑपरेटर ए को पोजीशन ऑपरेटर से रिप्लेस कर दें तो आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म बन जाएगा। ऐसे ही कहीं आपको फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स को आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे आप ए को रिप्लेस करेंगे पी से, ऑपरेटर ए को आप मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे। देन d/dt ऑफ p इज इक्वल टू डेल p बाई डेल t प्लस 1/IH क्रॉस एक्सपेक्टेशन ऑफ p विद h। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशन यूज किए हैं इस पार्ट में। चाहे तो आप ये पोजीशन के लिए फिर से ऑपरेटर नोटेशन भी यूज कर सकते थे। तो आप लोग अर्नफेस्ट थ्योरम पढ़े होंगे, अपने हो सकता है वहाँ पे अर्नफेस्ट थ्योरम के लिए डिफरेंट मेथड से रिजल्ट पढ़ा हो। आप अर्नफेस्ट थ्योरम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस हैमिल्टोनियन को आप वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ये बोथ रिजल्ट आपको फाइंड जाएंगे। ऐसे ही कहीं पे अगर आपसे एक्सेलेरेशन पूछा हो तो एक्सेलेरेशन के लिए आपके पास 2 डिफरेंट मेथड हैं। फोर्स को मास से डिवाइड कर दें या आप dv/dt, जो अगर वेलोसिटी आपको पता है तो आप यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑपरेटर के प्लेस पे अब की बार वेलोसिटी रिप्लेस कर देंगे तो आपको एक्सेलेरेशन का आइडिया हो जाए। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसा हो सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कहीं एक्सेलेरेशन पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, आपसे फोर्स पूछा जाए, तो दैट पार्ट के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटम मैकेनिक्स को यूज कर सकते हैं। तो आगे कहीं अगर ये यूज होंगे तो जो आपको मैंने यहाँ पे हिंट किया है सिमिलर वे में, जो आप क्लासिकल में डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, सिमिलर डेफिनेशन को एनालॉजी करके आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑपरेटर ए प्लेस कर दीजिए। आपको क्या पार्ट फाइंड करना है, किससे हैमिल्टोनियन का कम्यूटेटर फाइंड करना है वो कंफर्म हो जाएगा। इनडायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन के रिजल्ट फाइंड करने के लिए आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट है। जो कम्यूटेटर ब्रैकेट पे पहले कुछ सम प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस किए, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको डिस्कस किए हैं। सम क्वेश्चंस इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे ऐसे पूछे गए हैं। पेज नंबर 24 पे प्रॉब्लम नंबर 8 मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन इन द पोटेंशियल v is equal to half k x square where k is a time dependent parameter. Then d/dt of v expectation, rate of change of expectation value of potential energy is। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में इसका आर्गुमेंट शो नहीं किया, आपको अब ये नहीं पता चला कि किसका फंक्शन है, बट राइट साइड में इसका एक्सप्रेशन दिया है। और इस एक्सप्रेशन में ये जो k है, k के लिए आपको यहाँ पे हिंट किया है कि ये टाइम का फंक्शन है। तो इस पोटेंशियल में जो टाइम पे डिपेंडेंसी आएगा, पोजीशन पे तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, बट इस पोटेंशियल में टाइम पे जो डिपेंडेंसी आएगा दैट पार्ट के लिए आपको अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इस k के थ्रू टाइम डिपेंडेंसी है। इट मींस इनडायरेक्ट टाइम डिपेंडेंसी। ये टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर आपको हिंट किया हुआ है और k के आर्गुमेंट में भी टाइम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में कहीं टाइम नहीं है। ऐसे जो स्प्रिंग कांस्टेंट आप यूज करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, दैट पार्ट के लिए ये k आप कांस्टेंट यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये k टाइम का फंक्शन ले रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपको ऑपरेटर कंफर्म हो गया कि आपको a के प्लेस पे v ऑपरेटर यूज करना है। तो डेल बाई डेल t ऑफ v प्लस 1/IH क्रॉस एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ v विद h। तो ये d/dt ऑफ v एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपको 2 टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब आप यहाँ पे अगर चेक करें एक टर्म को, इस k में टाइम डिपेंडेंसी है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पार्ट से आपको यहाँ पे हिंट हो सकता है इस पार्ट के लिए। अब जो भी मैं हिंट कर रहा था कि जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इस k का डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्यूट करेगा। अगर ऐसा यहाँ पे डेल p बाई डेल t लेते, अगर इस पार्ट पे ये जो आपको
अभी यहाँ पे चेक करेंगे, दो पार्ट अब यहाँ पे मैं हिंट कर रहा हूँ आपको। एक ये के टोटली कांस्टेंट है, तो यहाँ से डेल वी बाई डेल टी आपको जीरो बन गया। रीजन क्या है इसके जीरो होने का, अब आप यहाँ पे चेक करें। इस टर्म में डिफरेंशिएशन अगर आप करते तो हाफ कांस्टेंट है डेल के बाई डेल टी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कांस्टेंट के इस डेल बाई डेल टी ऑफ एक्स स्क्वायर करते। अब ये टर्म को आप चेक करिए ना, यहाँ पे कहीं पे आपका टाइम पार्ट है और ना आपको यहाँ पे टाइम पार्ट। अगर इस पे को एग्जैक्टली कांस्टेंट ले लें, जो पहले आपने यूज किया था। अब जब ये पार्ट को आप यहाँ पे के का टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर लेंगे, सर आवाज हो रही है, फिर से वही है। नहीं सर नहीं हो रही है। ठीक है सर। क्लियर है सर। सर वो जानी देखवाल ने अपने आप अनम्यूट किया हुआ है इसलिए तो कर रही है। मैंने तो अभी किया सबको रिप्लाई, मैंने तो अभी सबको रिप्लाई करने के लिए किया। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा यहाँ पे जो आपको हिंट कर रहा था मैं कि ऐसा हो सकता था कि इनमें से किसी वेरिएबल के थ्रू टाइम पे डिपेंडेंसी होता तो आपका ये टर्म डायरेक्ट डिपेंडेंसी शो नहीं हो रहा है। बट जैसे ही आप यहाँ पे इस पार्ट के लिए जो हिंट किया था के, अब के का मैंने फॉर्म आपको हिंट कर लिया, सपोज ये ट्वाइस टी है, इस टू की वैल्यू जो के यूनिट में है ये पार्ट रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू प्लेस किया तो ये टर्म। अब आप यहाँ पे चेक करिए टी इंक्लूड होगा या नहीं। जी अब इंक्लूड होगा तो इस पार्ट से डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो बनेगी। तो ये अब आपको जो टू एग्जांपल्स हैं उनसे आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कब डेल बी बाई डेल टी जीरो है, कब डेल बी बाई डेल टी नॉन जीरो। तो ये पार्ट स्टेटमेंट में मेंशन था के फंक्शन ऑफ टाइम एक्स स्क्वायर वेयर के टी इज टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको टू पार्ट चाहिए, एक तो ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने के लिए v विद h, और h को आप प्लेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट v विद p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ये टर्म जीरो हो गया और ये फर्स्ट टर्म कंप्यूट करेगा। अब इस v की वैल्यू प्लेस करें यहाँ पे, तो हाफ के फंक्शन ऑफ टाइम एक्स स्क्वायर विद p स्क्वायर बाई ट्वाइस m। अब यहाँ पे जो k है ना तो वो पोजीशन का फंक्शन है और ना ही मोमेंटम का फंक्शन है, तो दिस के कैन बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट स्केलर को आप आउटसाइड में नोट कर सकते हैं। ऐसे ये ट्वाइस m और ये टू फैक्टर भी कांस्टेंट है, ये आउटसाइड में नोट हो गए तो दिस वैल्यू चेंज टू kt/4m, ये आउटसाइड में नोट कर दिया। देन कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर विद p स्क्वायर, जो मैंने आज आपको रिजल्ट नोट किया और पहले आपको ये ड्राइव ये फाइंड कराया हुआ है। दिस वैल्यू 1/4m k फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज ट्वाइस i h क्रॉस xp प्लस px एंड दिस डेल बी बाई डेल टी। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ओनली ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। डेल बाई डेल टी ऑफ के हाफ और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट। अब आप ये फिर से चेक करें, इस टर्म में जो के का जो नोटेशन दिया हुआ है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो के लिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है नॉट वी, के लिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आप सिंगल वेरिएबल फंक्शन में परफेक्ट टाइम डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। इस स्टेप पे तो किसी को डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको यहाँ पे फिर से हिंट कर रहा हूँ, जो भी एक इक्वेशन लिखा था डी बाई डी टी ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल एफ बाई डेल टी। अब अगर यहाँ पे सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता, अगर ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो ये डी एफ बाई डी टी इस टर्म पे भी डिपेंड करेगा और इस टर्म पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर आप यहाँ पे सिंगल वेरिएबल फंक्शन ले रहे होते तो ये टर्म जीरो हो गया और इसके जीरो होने से ये टर्म बना। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लें या परफेक्ट डेरिवेटिव लें, सिंगल वेरिएबल फंक्शन में वो सेम कंप्यूट करता है। बट अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंसी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों का कंडीशन आता है टोटल टाइम डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे v के लिए तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, बट ये जब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स किए राइट के लिए तो k पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि k सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है ओनली, बाकी और कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो इस k के लिए इसको रीजन क्या है कि ऑप्शन में k का परफेक्ट टाइम डेरिवेटिव इंक्लूड किया हुआ है, तो क्यों कर सकते हैं वो मैंने नहीं करी। अब यहाँ पे बेस करते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी एक्सपेक्टेशन। अब इस टर्म में डेल बी बाई डेल टी जब यहाँ एक्सपेक्टेशन लेंगे तो हाफ कांस्टेंट है और एक्सपेक्टेशन में आप पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं और पोजीशन के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। ये टर्म डी बाई डी टी ऑफ के एज ए कांस्टेंट है, तो इस टर्म को आप ब्रैकेट से या एक्सपेक्टेशन नोटेशन से आप आउटर में नोट कर सकते हैं। ओनली एक्सपेक्टेशन का नोटेशन एक्स स्क्वायर पे आएगा 1 बाई आई एच क्रॉस। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर नोटेशन टर्म है उन पे एवरेज हो जाएगा, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के आउटर में आप नोट कर सकते हैं। तो ऑपरेटर के लिए मैंने एक्सपेक्टेशन नोटेशन और ये मल्टीप्लिकेटर फैक्टर
पोजीशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये k फंक्शन ऑफ टाइम, ये IH क्रॉस, ये 2 फैक्टर एडजस्ट हो गया, और इस IH क्रॉस जब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन में प्लेस किया तो IH क्रॉस भी एडजस्ट हो गया, तो दिस चेंज टू हाफ ऑफ d by dt of k function of time expectation of x square, IH cross cancel out, then plus k by twice m expectation of xp plus px। अब ऑप्शन में टर्म को कंपेयर कर सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ d by dt of k x square expectation plus k by twice m expectation of xp plus px। फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। ऐसे ही आगे कहीं इसके लिए फिर से कहीं एप्लीकेशन होगा तो उसका मोर पार्ट ओनली कम्यूटेटर भी आपको अप्लाई करना है, बाकी ये टर्म आप कंपेयर कर सकते हैं। कम्यूटेटर को जब से स्टार्ट होगा आगे कभी भी कम्यूटेटर का कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बेस्ड स्टेप यूज हो सकते हैं। आगे किसी हो सकता है कि आप एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पढ़ें, तब वहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट फिर से रिपीट होंगे, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम के लिए रेफरेंस देके वो कम्यूटेटर ब्रैकेट का रिजल्ट फिर से पूछ सकता है, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट और इक्वेशन ऑफ मोशन आप दैट टाइम पे यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 25 प्रॉब्लम नंबर 12, जो लास्ट लेक्चर तक और आज जो आपको सिलेबस डिस्कस किया है उसके बेस कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 25 प्रॉब्लम नंबर 12, यहाँ पे आपको 2 वेक्टर्स के रिगार्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म दिया है 2 डायमेंशन पार्ट के लिए। सपोज आउट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस फर्स्ट represented by cat of phi 1 that is A0 and BC is represented by notation phi 2 BC are orthogonal. The 2 vectors A0 BC are orthogonal, और orthogonal के लिए आपको ये हिंट किया था कि ब्रैकेट वैल्यू को आप 0 करेंगे और 0 करके इसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ये cat vector as such is equal to 0। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला, जब ये टर्म को प्रोडक्ट करेंगे A star B is equal to 0। अब ऑप्शन पे जाएं तो ऑल ऑप्शंस में ए बी सी रियल दिए हुए, तो जब रियल लेंगे तो रियल के लिए ए स्टार ए से मैच करेगा, और ऑप्शन में सिलेक्ट कर लीजिए कि किसमें ए स्टार बी 0 बनता है, वो ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जाएं तो ए बी का प्रोडक्ट प्लस को प्लस से, प्लस को माइनस से, जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको प्रोडक्ट करके देख लीजिए। ए बी वैल्यू नॉन जीरो है, बी में भी नॉन जीरो है, डी में भी नॉन जीरो है, ओनली सी ऑप्शन में वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आप ऑप्शन कंपेयर कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा वो ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रॉब्लम से कई जब आप स्टेटमेंट फॉलो, आपको स्टेटमेंट से ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सम स्टेप स्किप हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन को रेफरेंस लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसी में आप चाहें तो फिर ये टर्म बी और सी की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर ऑप्शन से कैसे कंपेयर किया बता दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में आप ये ए की और बी की वैल्यू सेलेक्ट करिए और प्रोडक्ट कर दीजिए, और प्रोडक्ट करके आप देखिए किन में वो 0 है, वो करेक्ट है। ओके सर। ये प्रॉब्लम भी शायद डिस्कस नहीं हुआ है, पेज नंबर 24 पे थी। गिवन द यूजुअल कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस, द कम्यूटेटर AB of A is equal to I x py minus y px। किसी कैंडिडेट का वीडियो ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। b y pz plus z py, ये 2 ऑपरेटर्स इन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट डिफाइन किए हुए हैं, और बोथ ऑपरेटर ए बी का कम्यूटेटर फाइंड करना है। कम्यूटेटर ऑफ ए विद बी, तो यहाँ पे ए और बी का डेफिनेशन जो आपको स्टेटमेंट में डिफाइन है प्लेस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर अलर्ट रहेंगे। अगर आप ये कम्यूटेटर ब्रैकेट में लीनियरिटी कंडीशन अप्लाई करें तो आपको इस एक्स पी वाई के साथ दीज 2 डिफरेंट टर्म्स का कम्यूटेटर से आपको 2 कम्यूटेटर्स बनेंगे, और फिर ये टर्म से दीज 2 टर्म के साथ कम्यूटेटर फाइंड करेंगे तो लीनियरिटी कंडीशन से 4 कम्यूटेटर ब्रैकेट्स बनेंगे, और ये आई मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको टोटल में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देन एक्स पी वाई ये आप एक सिंगल ऑपरेटर एज्यूम कर सकते थे, और लीनियरिटी कंडीशन आपको बताया हुआ है कि जो भी रिलेशन है वो कम्यूटेटर पहले फाइंड कर लीजिए, फिर उस रिलेशन में प्लेस कर लीजिए।
अब यहाँ पे आपको पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको डिस्कस किया था, एक्स आई पी जे इज इक्वल टू आई एच क्रॉस क्रोनिका डेल्टा आई जे। सेम कंपोनेंट के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो और डिफरेंट कंपोनेंट के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो। तो आप यहाँ पे यही टर्म चेक करें कि कहीं पे एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड टर्म अगर प्रेजेंट होगा तो नॉन जीरो होगा, और अगर ये टर्म प्रेजेंट नहीं हो रहा है तब ये जीरो बनेगा। तो आप यहाँ पे चेक करिए पोजीशन का एक्स कंपोनेंट है, और यहाँ पे कहीं राइट में पोजीशन का एक्स कंपोनेंट के लिए मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट नहीं है, बट कोई भी एक पेयर अगर बन जाएगा एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड से तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो कंप्यूट करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए वाई पी वाई पेयर बन रहा है, और वाई पी वाई पेयर के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू नॉन जीरो बन जाएगी। अब इस क्रम में आइए, एक्स जेड, एक्स के साथ पी एक्स कहीं पे नहीं है, वाई के साथ पी वाई नहीं है, पोजीशन और मोमेंटम के पेयर चेक करिए, और जेड के साथ पी जेड नहीं है। अब चाहे इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और ओपन करके लास्ट में आप चाहे जीरो करिए तो स्टेप्स इंक्रीज होंगे, बट लास्ट में आपको पता चलेगा ये जीरो बना। अब इस पार्ट पे आइए, कहीं पे वाई पी वाई, एक्स पी एक्स, जेड पी जेड नहीं बन रहा है, ये टर्म भी जीरो बनेगा। बट यहाँ पे आप चेक करिए वाई पी वाई बनता है तो ये नॉन जीरो कंप्यूट करेगा, यहाँ पे भी वाई पी वाई बन रहा था, ये नॉन जीरो कंप्यूट करेगा। तो मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट ओपन नहीं किए, बट ये रिजल्ट आपको जीरो बता दिया। रीजन आपको इंड कर दिया कि जब ये पेयर कहीं पे बन रहा होगा लाइक दिस, तब वो नॉन जीरो कंडीशन देगा, अदरवाइज जीरो करेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये नॉन जीरो कंडीशन वाला जो कम्यूटेटर था उसके लिए स्टेप फॉलो करें। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे टू ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में कोई एक ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने एक्स ऑपरेटर, इस पार्ट को सिंगल ऑपरेटर माना है, इसको टू ऑपरेटर का प्रोडक्ट माना है। तो दिस कम्यूटेटर ब्रैकेट इज इक्वल टू कम्यूटेटर ऑफ ए बी विद सी। तो ए बी प्रोडक्ट में ए लेफ्ट में है, तो मैंने एक्स मैंने लेफ्ट में नोट कर दिया, रिमेनिंग का कम्यूटेटर प्लस, अब पी वाई राइट में है, रिमेनिंग का कम्यूटेटर। अब आप यहाँ पे फिर से सिमिलर अप्रोच अप्लाई करिए जो अभी दीज टू कम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए हिंट किया था। तो इस कम्यूटेटर ब्रैकेट में कहीं एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड नहीं होगा कम्यूटेटर ब्रैकेट के इनसाइड में, रिटर्न जीरो बने। अब ये टर्म फिर से इसको ए मान लीजिए, इसको बी सी मान लीजिए, एक्स एस एच। अब इस प्रोडक्ट में वाई लेफ्ट में है, पोजीशन के कंपोनेंट्स कम्यूट करते हैं तो इस वाई को एक्स के लेफ्ट में और राइट में कहीं पे भी नोट कर सकते थे, बट जो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं उसमें ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। तो रिमेनिंग का कम्यूटेटर प्लस एक्स पहले से कम्यूटेटर के लेफ्ट में है, अब प्रोडक्ट में पी जेड राइट में है, रिमेनिंग का कम्यूटेटर। ये टर्म जीरो बन गया, ओनली ये टर्म कंप्यूट करेगा, एक्स इस कम्यूटेटर की वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस, माइनस आई एच क्रॉस एक्स पी जेड। अब ये टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई पी एक्स, जेड पी वाई। सिमिलर अप्रोच, वाई प्रोडक्ट में लेफ्ट में है, रिमेनिंग का कम्यूटेटर प्लस पी एक्स राइट में है, रिमेनिंग का कम्यूटेटर। अब ये टर्म आप चेक करिए, कम्यूटेटर के इनसाइड में कहीं एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड नहीं बन रहा है, तो ये टर्म जीरो बन गया, ओनली ये टर्म कंप्यूट करेगा। अब इसमें फिर से जेड राइट में लेफ्ट में है, सेकंड टर्म px ओके सेकंड टर्म इज राइट साइड। लेफ्ट में px हाँ जी ठीक है। अब इस पार्ट में जेड लेफ्ट में है, रिमेनिंग का कम्यूटेटर, और जब इस पी वाई को राइट में लिखेंगे तो पोजीशन कंपोनेंट के कम्यूटेटर बनेंगे, वो जीरो है। ये टर्म जीरो, ये टर्म आई एच क्रॉस, आई एच क्रॉस जेड पी एक्स। अब यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, देन कम्यूटेटर ऑफ ए विद बी। अब ये आई और ये पार्ट आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट से प्लेस करेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू आई एस एच माइनस आई एच क्रॉस एक्स पी जेड, ये माइनस, और ये पार्ट आई एच क्रॉस जेड पी एक्स। माइनस आई कॉमन ले लीजिए, आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस वन हो गया, एच क्रॉस भी कॉमन लिया, एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स। अगर आप ऑप्शन में जाएं तो ये ऑर्डर चेंज किया हुआ है, और एक्स पी जेड कॉम्यूट करते हैं, जेड पी एक्स कॉम्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एक्स पी एक्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते थे, वाई पी वाई का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते थे, जेड पी जेड का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बट जो ऑपरेटर कॉम्यूट करते हैं उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे इस स्टेप पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इस फॉर्म में प्रेजेंट है, कंपेयर कर सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो मैंने हिंट किया है, अगर आप ऐसे यहाँ से अगर आप ऑल ये कम्यूटेटर को पहले कंपेयर नहीं करते तो आपको दीज टू कम्यूटेटर की वैल्यू और फाइंड करना पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम और लेंदी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले यहाँ से जो ऑपरेटर्स प्रोडक्ट में है पहले ही सभी पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना चालू करें, तो वहाँ पे चेक भी कर लेंगे कि क्या टर्म नॉन जीरो होंगे, उन्हीं के लिए सेट फॉलो करेंगे।
सर ये जो स्टेप 0 किए हैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कॉम्पिटिटर ब्रैकेट तो रिकॉल हो रहा है? ये सर ये 3 टर्म्स मैंने नोट कराए थे आप। अब ये टर्म 0 है। x और p के लिए कॉम्पिटिटर ब्रैकेट्स, सिर्फ ये 3 कॉम्पिटिटर ब्रैकेट में आपको रेफरेंस लेना है। जब ये पेयर कहीं बन रहा होगा कॉम्पिटिटर के इनसाइड में, कॉमा के लेफ्ट और राइट में आप चेक करते जाइए। यहाँ पे आप देखिए x के साथ इस कॉमा के राइट में कहीं px नहीं है। अब इसमें लेफ्ट में py है तो कहीं राइट में y नहीं है। तो क्या आपको these 3 कॉम्पिटिटर ब्रैकेट से कोई कॉम्पिटिटर ब्रैकेट बनेगा? नहीं। जब नहीं बनेगा तो ये 0 बनेगा, क्योंकि कैनोनिकली कंजुगेट पेयर है ही नहीं पोजीशन ऑफ मोमेंटम का। ऐसे ही आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। बाकी यहाँ पे आप चेक करिए y py अगर 1 पेयर भी होगा तो कैलकुलेट होके भले ही आपको 0 बन जाए, बट अभी विदाउट कैलकुलेशन आप कंफर्म थोड़ी कि 0 बनेगा, क्योंकि y py तुम आप चेक कर लीजिए यहाँ पे माइनस, सॉरी हम मिस्टेक कर दिया मैंने, ये IH क्रॉस राइट में, ये IH क्रॉस, ठीक है, ये IH क्रॉस, बाकी सारे 0 बनेंगे। तो आप चेक करिए यहाँ पे ये y py नॉन 0 बनेगा। अब चाहे कैलकुलेट होके लाइक कुछ आप स्टेप फॉलो करें, राइट में भले ही वो 0 बन जाए, बट विदाउट कैलकुलेशन आप कंफर्म थोड़ी कि 0 बनेगा। ऐसी इस पार्ट पे आइए, y py यहाँ पे भी बनता है, कॉमा के लेफ्ट में y और राइट में py है, तो ये भी नॉन 0 बनेगा। बाकी these 2 कॉम्पिटिटर ब्रैकेट में ऐसा कोई पेयर नहीं बना जो आपको ये कॉम्पिटिटर ब्रैकेट का फॉर्म वहाँ पे इंक्लूड करे। बाकी सारे ये पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, या y का px के साथ x का py के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ कॉम्पिटिटर ब्रैकेट बनेंगे, वो 0 है। थैंक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 22। हाँ जी पर वो माइनस साइन समझ में नहीं आया। कौन सा माइनस साइन? वो लिखा ना माइनस आयोटा h क्रॉस x p z, ये पार्ट माइनस y pz का कॉम्पिटिटर y py का कॉम्पिटिटर ब्रैकेट क्या है? अभी ऊपर लिखा है मैंने, क्या क्या समझ में आ गया। अब इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो py y माइनस IH क्रॉस बनेगा या नहीं? किस तरह से? पेज नंबर 22 प्रॉब्लम नंबर 9। The normalized wave function of a particle can be written as psi function of x is equal to capital N summation over n goes from 0 to infinite 1 by square root 7 power n phi nx, where phi nx are the normalized energy eigen function of a given Hamiltonian। ये आपको नोटेशन एनर्जी आइगन फंक्शन बताया है, तो n की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होंगे वो ऑर्थोगोनलिटी शो करेंगे और सेम वैल्यू के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन शो करेंगे। इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चल गया कि सुपरपोजिशन में जो फाई n वैल्यू है, जो 50 51 52 53 54 जाएंगे, वो ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं, जो आपको पोस्टलेट में सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन बताया हुआ है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ कैपिटल N इज, और n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ कि ये फंक्शन के नॉर्मलाइज्ड होने पे ये n की वैल्यू क्या होगी। इट मींस आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करना है, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको हिंट किया था समेशन ओवर n cn mod स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। अब चाहे ये कैट नोटेशन में दिया होता, चाहे फंक्शन नोटेशन में दिया होता, फर्स्ट पोस्टुलेट के बाद आपको मैथमेटिक्स बताया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन भी आपको हिंट किए हुए हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, फाई n का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो cn था, तो यहाँ पे आप चेक करिए n और ये टर्म 1 बाई स्क्वायर रूट 7 पावर n, ये cn वैल्यू बनेगा। अब यहाँ पे हमें लेना है मॉड स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कैपिटल n है वो समेशन इंडिसेस से इंडिपेंडेंट है, और n वैल्यू समेशन में 0 से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। मॉड स्क्वायर करने से ये पार्ट बन गया ट्वाइस n। अब n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, n की वैल्यू 0 किया तो फर्स्ट टर्म 1। अब जब ये स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, तो n को 1 किया तो 1/7। नेक्स्ट यहाँ पे n को 2 करेंगे तो 1/7 स्क्वायर। ऐसे ही आपको ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। अब आप लोग मैथमेटिक्स में 12th लेवल पे सम सीरीज पढ़े थे, इनफाइनाइट सीरीज, उनके सम के एक्सप्रेशंस आप लोगों ने यूज किए थे। तो आप ये पहले सीरीज पे जाएं, तो आप लोगों ने ये सक्सेसिव टर्म का रेशियो कंपेयर करिए, यहाँ पे रेशियो सेम है, सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम है, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद इनफाइनाइट टर्म्स, तो n मॉड स्क्वायर, और इसके लिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम का एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म दैट इज 1, तो 1/1 माइनस रेशियो, एंड रेशियो इज 1/7। n मॉड स्क्वायर 1 बाई ये डिफरेंस किया तो 6/7, देन n मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 6/7। वो ऑप्शन में जो आपको फॉर्म दिया है वो ऑल टर्म्स रियल हैं और पॉजिटिव हैं, तो n की पॉजिटिव और रियल चॉइस के लिए आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट, हाँ जी
सर इस वजह से अगर हम सर इस क्वेश्चन में 1/√7 की पावर n को पहले एक्सपैंड करके फिर होल स्क्वायर करें तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा सर? फिर से एक बार बता दीजिए। सर जैसे आपने लिखा सर मैंने लिखा है समेशन ओवर n गोज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, cn मॉड स्क्वायर करना है, तो cn है यहाँ पे 1/√7 पावर n, ठीक है। और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√7 पावर n ही तो बनेगा। ओके सर, फिर वो समझ आ गया सर, 2n बन गया। ओके क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले यहाँ पे सीरीज ओपन कर दें n पावर n के लिए फिर उसको स्क्वायर करने लगे, तो आप मिस्टेक कर रहे हो ना। ठीक है सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 25, प्रॉब्लम नंबर 11। कंसीडर द ऑपरेटर पाई, that is P minus QA, where P is the momentum operator, A is equal to AX, AY, AZ is the vector potential and Q denotes the electric charge. If B, BX, BY, BZ denotes the magnetic field, the Z component of vector pi cross pi is. अच्छा, आप लोग मेसी में कॉम्यूटेटर ब्रैकेट पढ़ लेते हैं, आपको किसी वेक्टर का ये आइडिया नहीं है कि इसका डिपेंडेंसी क्या है, और आपसे अगर पूछा होता, मैं इस वेक्टर की बात नहीं कर रहा, कोई जनरल वेक्टर फॉर्म ये पाई मान लीजिए, पाई क्रॉस पाई फाइंड करना होता, अगर ऑप्शन में 0 होता तो क्या 0 करेक्ट होता? जो मैंने हिंट किया आप लोग रिप्लाई करिए। नो सर। रीजन बताइए। ऑपरेटर देखो आपसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, ईएमटी में ये आप कोई वेक्टर का सेम वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट 0 पढ़े होंगे, पढ़े थे? यस सर। जी सर। ए क्रॉस बी आप पढ़ते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन का, और अगर सेम वेक्टर हो जाए तो इस पार्ट से आप क्या करते थे कि यहाँ पे एंगल सेम वेक्टर से साइन 0 बन जाएगा और ये वैल्यू 0 कर लेते थे। अब इसी में आप ये पार्ट को चेक करिए, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म पे अगर आते ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर प्रोडक्ट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब यहाँ से चेक करेंगे इसमें सेम यूनिट वेक्टर के पार्ट एक साथ अगर नोट करें तो ये आई कैप कब बनेगा? जब साइक्लिक ऑर्डर में जे क्रॉस के कर रहे हो तो पॉजिटिव आई कैप, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। तो यहाँ से चेक करिए ये जे और ये के, तो ये पार्ट जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में आपको रखना है, तो ए वाई ए जेड माइनस ए जेड ए वाई। सिमिलर वे में आप बाकी टर्म्स को नोट कर लेंगे। अब से पहले जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं पढ़ता है तो वहाँ पे वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए आप ये ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ए वाई ए जेड और ए जेड ए वाई। क्लासिकल मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, ईएमटी में आप सेम लेके चलते हैं, और सेम लेके चलते हैं तो ये सेम कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए 0 हो जाते हैं। ऐसे ये ऑल टर्म्स 0 बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपने 0 कर लिया। बट जब आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लिया और ये जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि ऑपरेटर्स कॉम्यूट करते हैं, कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स हैं, तब तक जरूरी नहीं कि ये जो यहाँ पे आपने ऑपरेटर लिया है इसका वेक्टर प्रोडक्ट सेम वेक्टर के लिए 0 बने। ये सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे इस वेक्टर को आपने P और A वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन किया है। अब जरूरी नहीं कि ये मोमेंटम ऑपरेटर से ये वेक्टर कॉम्यूट करेगा। अगर कॉम्यूट करेगा तो प्रोडक्ट 0 बन जाता, बट जरूरी नहीं कि वो कॉम्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर A के जो कंपोनेंट्स हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट हो सकते हैं, और पोजीशन के मोमेंटम के कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट आप कब चेंज कर सकते हैं? अभी आपको सम कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से हिंट किया। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ रहे होंगे तभी आप उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अगर सेम कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कैनोनिकली कंजुगेट पेयर बन जाएगा पोजीशन मोमेंटम का, तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको हिंट होना चाहिए। आगे भी सेम कंसेप्ट आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्ट के लिए। एल क्रॉस एल कई बार पूछा जाता है, कहीं उसका एप्लीकेशन होता है तो मोस्टली स्टूडेंट 0 कर देते हैं। एल क्रॉस एल को 0 नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं जिन ऑपरेटर्स के लिए आप यूज कर रहे हैं वो कॉम्यूटेटिंग है या नॉन कॉम्यूटेटिंग है। तो सेम मीनिंग यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन जो 0 नहीं है, अगर 0 होता तो मोस्टली स्टूडेंट होता है इसको 0 टिक कर लेते, बट क्वांटम मैकेनिक्स में इन पॉइंट्स पे अलर्ट रहना है। जैसे ही आपको ऑपरेटर स्टार्ट हुआ, ऑपरेटर्स कॉम्यूटेटिंग है नॉन कॉम्यूटेटिंग है, ये पॉइंट जरूर कंफर्म कर लें, तब आप आगे चलेंगे। तो पाई क्रॉस पाई आपको यहाँ पे पहले फाइंड करने के लिए जो भी मैंने स्टेप आपको हिंट किया, तो ये सेम ऑपरेटर बट 2 डिफरेंट ऑपरेटर नोटेशन में। अब इस पार्ट को जब ओपन करेंगे तो P के लिए Px i प्लस Pyj प्लस Pz के, माइनस की SH, A को आप नोट करेंगे AXi प्लस AYj प्लस AZ के। अब इसका सेम वेक्टर से सेम फॉर्म आप यहाँ पे नोट करेंगे Pxi प्लस Pyj प्लस Pz के, माइनस Q AXi प्लस AYj प्लस AZ के। अब आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट का Z कंपोनेंट फाइंड करना है। तो Z कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे K कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, K के कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, और K का कोफिशिएंट कब बनेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी आपको मैंने हिंट किया कि आपको I क्रॉस के लिए क्या स्टेप फॉलो करना था। सिमिलर वे में आप यहाँ पे K क्रॉस के लिए कैसे आप चेक करेंगे, उसके लिए आपको हिंट हो जाना चाहिए कब K क्रॉस बनेगा। अब
के क्रॉस बनाने के लिए आप साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, आई के बाद जे, जब ये टर्म आ रहे होंगे आई क्रॉस जे, ये पॉजिटिव के कैप बनेगा, और जे क्रॉस आई के लिए माइनस के कैप बनेगा। तो ये के कैप वाले कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हैं, एक तो आई क्रॉस जे जब इस टर्म का वेक्टर प्रोडक्ट इस टर्म के साथ फाइंड करेंगे, और ये टर्म का वेक्टर प्रोडक्ट आप इस टर्म के साथ फाइंड करेंगे, तो मोमेंटम वाले पार्ट में भी आपको के कंपोनेंट बनेंगे। अब यहाँ पे मैं पार्ट नोट कर रहा हूँ, पी एक्स पी वाई। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि सेम जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसी के कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको जस्ट कंपोनेंट पार्ट को पहले कंपेयर करना होता है, जो लास्ट में आप कंफर्म कर सकते हैं कि जीरो है कि नहीं, तो पी एक्स पी वाई एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, और एक प्रोडक्ट बनता है आपको यहाँ पे माइनस पी वाई पी एक्स। एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से ए के लिए आई क्रॉस जे, ये माइनस क्यू और माइनस क्यू प्रोडक्ट किया तो क्यू स्क्वायर हो गया, और ए एक्स ए वाई माइनस ए वाई ए एक्स। अब ये कंपोनेंट भी, ये पार्ट भी कॉम्यूट करेंगे, ये पार्ट भी कॉम्यूट करते हैं, तो ये पार्ट जीरो बन जाता है। इसके साथ और भी टर्म बनेंगे, जब पी का ए के लिए आप इस आई कैप को यहाँ पे जो पार्ट है इस जे कैप के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ऑल टर्म को आपको इंक्लूड करना है, ये टर्म आई कैप और ये टर्म जे कैप। ऐसे ही यहाँ पे ये टर्म आई कैप और ये टर्म जे कैप, और फिर ये जे कैप और इसका आई कैप। तो ये जो ग्रीन में आपको शो किए हैं ये टर्म यहाँ पे आपको चेक करने पड़ेंगे, बाकी टर्म एलिमिनेट जाएंगे। तो ये माइनस क्यू पार्ट से, और ये पी एक्स आई क्रॉस जे जब कर रहे हैं तो आई का जो कोफिशिएंट है वो लेफ्ट में रखना है, ये पी एक्स, और जे का कोफिशिएंट आपको राइट में, ये ए वाई, पी एक्स ए वाई। और इसी के साथ ये टर्म को आप चेक करिए, पी वाई और ये टर्म ए एक्स, बड़ी टर्म बनेगा माइनस पी वाई ए एक्स, जे क्रॉस आई के लिए, जे का कोफिशिएंट लेफ्ट में रखना है। अब यहाँ पे चेक करें, ये माइनस क्यू ये कॉमन आ गया। अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के लिए ये टर्म ए एक्स लेफ्ट में है और पी वाई राइट में है, और जैसे ही जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस बनेगा ए वाई पी एक्स। ये के कंपोनेंट के लिए आपको टर्म्स बनेंगे, बाकी टर्म्स आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। ये मैंने ऑल टर्म इसलिए शो किए हैं कि आपको कैसे के कैप आपको यहाँ पे कंफर्म होगा, उसके लिए आपको ऑल टर्म्स पहले आइडिया होना चाहिए। बट जब प्रैक्टिस करते हैं, अब आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट्स का आइडिया है, तो क्या टर्म जीरो होंगे, क्या टर्म नॉन जीरो होंगे, किनका आपको आइडिया है, किनका आइडिया नहीं है, वो सब आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। अब ये चेक करिए, मोमेंटम के कंपोनेंट के लिए अभी मैंने जब कम्यूटेटर ब्रैकेट के कॉम्पिटिशन अलजेब्रा पे आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराए हैं प्रॉब्लम के लिए, दैट टाइम पे भी हिंट किया था, आज प्रॉब्लम में भी आपको हिंट कर दिया, ये फिर से नोट कर दिया। तो मोमेंटम के कंपोनेंट्स कॉम्यूट करते हैं। ऐसे ही जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट भी, क्योंकि क्वेश्चन स्पेस में ओनली यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट आएंगे, तो ये टर्म भी कॉम्यूट करेंगे। तो दीज टू टर्म यहाँ पे ये जीरो बन जाएंगे। ओनली इसमें पाई क्रॉस पाई के जेड कंपोनेंट के लिए ओनली दीज टर्म्स रिक्वायर्ड होंगे, माइनस क्यू पी एक्स ए वाई माइनस पी वाई ए एक्स प्लस ए एक्स पी वाई माइनस ए वाई पी एक्स, ये जेड कंपोनेंट बनेगा। बाकी जो यहाँ पे ये टर्म थे मैंने जीरो कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये टर्म की वैल्यू प्लेस करने के लिए, अब जब मोमेंटम ऑपरेटर लेफ्ट में है, देखो इस ए वाई और ए एक्स नोटेशन को और मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट कर दूं, ए एक्स ए वाई ए जेड पोजीशन कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होंगे, बट ए एक्स में डिपेंडेंसी किस एक्स कंपोनेंट पे है, एक्स पोजीशन के एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। जस्ट ए एक्स का मतलब क्या है कि एक्स के अलाउ कितना कंडीशन है उस वेक्टर ए का, बट इसके जो फॉर्म होगा वो एक्स वाई जेड किसी पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो खुद से आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे कि ए वाई का मतलब सिर्फ वाई डिपेंडेंट, वाई पोजीशन के वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये पार्ट जब मोमेंटम लेफ्ट में होगा तो ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कोई एक कंपोनेंट को आपको यहाँ पे राइट में हिंट कर रहा हूँ, जैसे ऑपरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने का मेथड बताया था, वो पार्ट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो पी एक्स ए वाई आप किसी फंक्शन पे ऑपरेट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और माइनस आई एच क्रॉस पी एक्स का फॉर्म प्लेस करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ए वाई साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। माइनस आई एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, अब ए वाई कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ साई, प्लस और ये माइनस आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो है माइनस आई एच क्रॉस, अब डेल वाई डेल एक्स ऑफ ए वाई साई कॉन्स्टेंट। अब इस टर्म से ये माइनस आई एच क्रॉस यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगा ए वाई डी एक्स साई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स को आपने यहाँ पे फिर से रिप्लेस किया, पी एक्स ए वाई और साई को राइट में कॉमन ले लिया। अब आप यहाँ पे एनालॉजी कर सकते हैं, पी एक्स ए वाई को जब साई के कोफिशिएंट से वो साइड से कंपेयर करेंगे तो पी एक्स ए वाई इज इक्वल टू ए वाई पी एक्स प्लस पी एक्स। ये टर्म पे अब यहाँ पे ओनली इस पार्ट पे डिफरेंशिएशन सेपरेटली, इसके आगे ऑपरेट नहीं होगा। जो भी डिफरेंशियल पार्ट आपको बताया था इस स्टेप पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये टर्म माइनस आई एच क्रॉस
डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये स्टेप जो मैंने आपको हिंट किया है ये आपको सभी को कंफर्म होना है। आगे जब भी ये लेफ्ट में टर्म है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस यू एस एच पी एक्स ए वाई को मैंने लिखा ए वाई पी एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल ए वाई बाई डेल एक्स। ऐसी पी वाई पार्ट के लिए ए एक्स पी वाई ये माइनस और माइनस आई एच क्रॉस मोमेंटम के डेफिनेशन वाला डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स प्लस ए एक्स पी वाई कहीं ये कम था पी एक्स माइनस ए वाई पी एक्स। ये पार्ट जो आपको हिंट किया पी एक्स ए वाई को ये ए वाई पी एक्स और ये टर्म नोट हो गया। अब इस पी वाई ए एक्स को जब नोट करेंगे तो ये टर्म बनेगा ए एक्स पी वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। तो अब यहाँ पे कंपेयर करिए ये ए वाई पी एक्स इससे कैंसिल आउट हो गया और ए एक्स पी वाई इससे कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस क्यू और माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई प्लस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। अब यहाँ से माइनस आई एच क्रॉस कॉमन ले लीजिए, इस माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई एच क्रॉस क्यू डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। ये पार्ट बना। बट ऐसा चीज पार्ट पे जाएं तो ऑप्शन में कंपेयर करिए, ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ये रिजल्ट को एडजस्ट किया हुआ है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आप लोग ईएमटी में ये एक डेफिनेशन पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल बी इज डिफाइंड एज डेल क्रॉस ए। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आप कर्ल कैलकुलेट करना ईएमटी में कर्ल कैलकुलेट करने के लिए ये डिटरमिनेंट मेथड आप लोगों ने यूज किया होगा। अगर ये ईएमटी का पार्ट है अगर रिलेट कर सकते हैं तो इस स्टेप पे डायरेक्ट रिलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंपोनेंट बनेगा। अगर नहीं रिलेट हो पा रहा है तो जो पॉइंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उनसे रिलेट कर सकते हैं। ये मेथड आप लोगों ने कर्ल फाइंड करने के लिए यूज किया होगा। मैं के कंपोनेंट के लिए यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, ये रो और ये कॉलम एक्सक्लूड करेंगे तो आप कंपेयर करिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई माइनस डेल वाई ऑफ ए एक्स। ऐसे आप ये कंपोनेंट ओपन कर लें तो आप कंपेयर करिए, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन नोटेशन में डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए एक्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के जेड कंपोनेंट से मैच करता है। जो राइट में टर्म है इस मैग्नेटिक फील्ड को जब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट में ओपन करेंगे तो बी कैन बी रिटन एज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और राइट साइड में आपको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल डिफरेंशिएशन कंपोनेंट्स बताए हैं। तो ये पार्ट आप मैग्नेटिक फील्ड में नोट कर सकते हैं। बी जेड इज वही सारा सर। ये कोई प्रदीप है वो सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्लास में लॉगिन कर लेते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। सर आवाज क्लियर आ रही है? नहीं कोई प्रदीप था वो आपके बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है। तो ये बीजेड बन गया जो ईएमटी का पार्ट है। अब यहाँ से रिलेट कर सकते हैं पाई क्रॉस पाई का जेड कंपोनेंट आपको यहाँ पे आई एच क्रॉस क्यू पी जेड जो डी ऑप्शन से मैच करेगा। देखो मैंने यहाँ पे सम स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट स्किप कर सकते थे, मैंने वो भी शो किए हैं। आपको ऑपरेटर में अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो आपको ये भी ऑपरेटर के इक्विवेलेंट फॉर्म से डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करते जो मैथमेटिक्स में करते हैं। 2 टर्म बनते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट में, उसको रिकॉल करने के लिए मैंने फिर से आपको ये हिंट कर दिया है। अदरवाइज तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे ये पार्ट को इंक्लूड कर सकते थे। मैंने यहाँ पे पाई क्रॉस पाई आपको ओपन करना बताया है, कैसे आप वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने ये टर्म भी शो किया जो आप डायरेक्ट जीरो कर सकते थे। ओनली पी का ए के कंपोनेंट के लिए और ए का पी के कंपोनेंट के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंप्यूट करेगा, पी का पी के कंपोनेंट के लिए ए का ए के कंपोनेंट के लिए जो वेक्टर प्रोडक्ट कंडीशन है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। तो ये पार्ट से आप सम स्टेप स्किप करके अगर ये स्टेप पे आते हैं और इस स्टेप में भी आपको जो ऑपरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना बताया है, चाहे ऐसे कंफर्म कर लीजिए चाहे यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके लिए फिर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ ए क्या डेफिनेशन बनेगा। अगर वो प्रॉब्लम ईएमटी में जब प्रॉब्लम करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब ये अप्लाई करेंगे तो अगर प्रैक्टिस से आपको पता चल जाए कि जेड कंपोनेंट में क्या डेरिवेटिव्स हैं तो ये पार्ट भी आप स्किप कर सकते थे। बट किसी को डाउट होता तो इसलिए मैंने मोर स्टेप्स यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। चाहे आप उनको रेफरेंस लेके अप्लाई करें, चाहे जो आपने पहले हैबिट में है उनको आप अप्लाई कर लीजिए। तो डी ऑप्शन रख सकते हैं। माइनर मिस्टेक करते तो डी और सी में एक साइन का डिफरेंस है, तो माइनस साइन अगर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो माइनस साइन से आपको थर्ड ऑप्शन भी बन सकता था। अगर करेक्टली फॉलो करेंगे तो आपको डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगर किसी को किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। बाकी डाउट नहीं होना चाहिए। सम क्वेश्चंस इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स इंटरडिसिप्लिनरी कांसेप्ट पे बेस्ड होते हैं।
जिसमें मोर देन वन बुक्स के कंसेप्ट मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स और ईएमटी बोथ पार्ट को मिक्स करके जेड कंपोनेंट पूछा हुआ है। तो जो अब तक मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम के थ्रू या आपको आर्टिकल्स में, उन पॉइंट्स को अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है किसी को लगता है कि रिवीजन का टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो ऑपरेटर्स, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन, ऑपरेटर्स और पॉस्टुलेट्स, ये पॉइंट जरूर रिवाइज करते हैं क्योंकि इनका आगे एप्लीकेशन कभी भी हो सकता है। तो अब तक का जो सिलेबस है एक तरह से बेसिक पार्ट था, अब इनके एप्लीकेशंस करेंगे सिस्टम्स वाइज, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए रिपीट होते जाएंगे। तो जब मैं आपको इन पॉइंट्स, जब ये पॉइंट्स अप्लाई हो रहे होंगे तो मैं आपको रिकॉल करने के लिए स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको हिंट करूंगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से डाउट क्रिएट करने लगे या आप कहेंगे सर ये पॉइंट नोट करा दीजिए। वो ये पॉइंट्स आपके मोर टाइम्स आपको नोट हो गए हैं, जस्ट स्टेटमेंट इसलिए आपको हिंट किया जाएगा कि आप उन पॉइंट्स से रेफरेंस लेके वहाँ पे उनका एप्लीकेशन कर पाएं। तो जो अब तक का जो सिलेबस हुआ है उन पे जो डाउट है वो आगे आप डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। अगर किसी को फिर भी ये लगे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये हिंट किया था कि उनका रिवीजन करके आइए। अगर लगता है कि बहुत जरूरी है तभी आप उस पर डाउट ओल्ड सिलेबस पे करें, नहीं तो न्यू सिलेबस का जो पार्ट होगा वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो स्टार्टिंग में जो मोर पॉइंट्स डिस्कस हो गए उनको आगे जब भी अप्लाई करते हैं फिर से डाउट पूछते जाएंगे तो आपके हैबिट में कभी नहीं आएगा। तो अगर पूछना है तो जरूर एक बार खुद से रिकॉल करने की कोशिश करें कि उससे रिलेटेड पॉइंट्स पहले सर ने बताए या नहीं बताए, या आपने पढ़े या नहीं पढ़े। तो यहाँ पे अगर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के एप्लीकेशंस मैंने कराए थे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन तो हो गए थे कि अगर आपको साई दिया है तो पोटेंशियल का फॉर्म क्या होगा, या साई और पोटेंशियल दोनों दिए हैं तो उनमें से कोई अनदर पार्ट पे कोई कोफिशिएंट पूछ ले, कोई एनर्जी वैल्यू पूछ ले, उनके एप्लीकेशंस आपको हिंट हो गए। बट अगर आपको पोटेंशियल दिया है, साई का फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन नोट कराया था, पर वो उस पे बेस्ड एप्लीकेशन अब तक नहीं हुए। उन एप्लीकेशंस के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी था, रिक्वायर्ड बेसिक पार्ट था, उनके लिए मैंने उस पॉइंट के बाद जो आज तक का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है वो उन सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए थे। उनमें ऐसे डायरेक्ट प्रॉब्लम पे भी एग्जाम में भी प्रॉब्लम पूछे गए हैं, सिलेबस का भी पार्ट है, बट हम क्यों फॉलो कर रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे वो पॉइंट्स, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके साई का फॉर्म फाइंड करना है और साई से हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो कैसे हम इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं वो आप चेक करिए। साई गिवन होगा तो कैसे फाइंड करना है वो पोस्टुलेट का पार्ट है, साई का ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करना है वो ऑपरेटर का पार्ट है, साई का फॉर्म जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मोर देन वन फॉर्म अलाउड होती है वहाँ पे, पर उनमें कौन एक्सेप्टेबल होगा वो वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन बताएगा। तो वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज होते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इजीएस्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो उसी को रेफरेंस लेके आगे आप बाउंड सिस्टम्स पे जाएंगे। कंप्लीटली फ्री पार्टिकल, और वर्ड यूज होता है फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के डिफरेंट आप पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपने वर्ड सुने होंगे। फ्री पार्टिकल इन बॉक्स, अगर फ्री पार्टिकल का रीजन स्पेसिफाई नहीं किया दैट मींस कंप्लीटली फ्री पार्टिकल। तो यहाँ पे मैंने फ्री पार्टिकल वर्ड यूज किया है, दैट मींस कंप्लीटली फ्री पार्टिकल। उस पर कहीं पे भी कोई फोर्स नहीं। तो फ्री पार्टिकल हो सकता है कि सम कैंडिडेट की हैबिट में भी ये पॉइंट हो कि पोटेंशियल से हम फ्री पार्टिकल को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल से नहीं करते, फोर्स से डिफाइन करते हैं। फ्री मींस फ्री फ्रॉम फोर्स। किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स नहीं है पार्टिकल पे दैट मींस पार्टिकल इज कंप्लीटली फ्री पार्टिकल। इफ देयर इज नो फोर्स, जब फोर्स नहीं होगा तो फोर्स को आप जीरो करेंगे। फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट आप डिफाइन करते हैं। अगर वन डायमेंशन पार्ट पे जाएं तो v का ग्रेडियंट डेल v बाई डेल x आप नोट करेंगे। तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि या तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है या x से इंडिपेंडेंट है। मल्टी डायमेंशन में आप इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन वर्ड यूज कर सकते हैं। वन डायमेंशन में x और मल्टी डायमेंशन में x बाई जेड कोई भी कंपोनेंट वहाँ पे पोजीशन का इंक्लूड नहीं होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हम पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो ऑलवेज जीरो हो, कोई कांस्टेंट वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट ऐड हो सकता है। तो v जो नोटेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। तो अगर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल है तो वहाँ पे कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए जब आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या एनर्जी ऑपरेटर नोट करेंगे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हैमिल्टन का डेफिनेशन आप यूज कर रहे थे। तो ये पार्ट p² m काइनेटिक एनर्जी और नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, और p² m प्लस v0 वेयर v0 इज कांस्टेंट। बोथ फॉर्म में आप कंपेरिजन करें तो यहाँ पे ये जीरो टर्म के लिए हिंट किया है और सेकंड पार्ट में ये कोई कांस्टेंट को मैंने यूज किया है। अब फ्री पार्टिकल का कंसेप्ट कहीं भी होता आपको ये फोर्स और ये पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया होगा, चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो, चाहे ईएमटी हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो। बट कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चल रहा है कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए। तो आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये स्टार्टिंग में मैंने हिंट किया था कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन आप यूज करेंगे, और एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन
तभी होगा श्रोडिंगर इक्वेशन जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आप यूज करके लगाओगे। तो जो पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हुआ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, और इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन हुआ कंप्लीटली फ्री पार्टिकल वाले पार्ट से। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है, जो आप माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम d2 बाई dx स्क्वायर, यहाँ पे वन डायमेंशन को रेफरेंस लेना है, वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम d2 बाई dx स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। h psi इज इक्वल टू ई साई, और ई आपको हिंट किया था कांस्टेंट, दैट इज आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू। अगर किसी पार्टिकल के लिए एनर्जी ई ले रहे हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए आप इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, v को जीरो कर दीजिए, जो मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम d2 बाई dx स्क्वायर ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सेम साइड लाएंगे, d2 साई बाई dx स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म को एनर्जी के साथ इंक्लूड करेंगे, ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। यही फॉर्म आप लोग इस फॉर्म में भी पढ़ते हैं, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर सकते हैं। दोनों पार्ट आपको पहले डिस्कस किए गए। तो ये कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए विद पोटेंशियल एनर्जी जीरो श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इस साई का फॉर्म आपको फाइंड करना है, वेव फंक्शन एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल फॉर्म फाइंड करना है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब से पहले आप जब मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, मोस्टली फॉर्म आपको लाइक दिस रहा होगा, d2y by dx स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो और नॉन जीरो, टू पार्ट के लिए आप वही फॉर्म पढ़े होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आप लोगों को पढ़े हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्ट पे आप जाइए, तो वहाँ पे y के लिए सॉल्यूशन आप लोग पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट यहाँ पे फॉर्म पे कंपेयर करिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी आपको कैलकुलेट करना होता है जब राइट साइड इस फॉर्म में नॉन जीरो है। अगर राइट साइड जीरो है तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये नॉन जीरो अगर होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट है। अगर ये राइट साइड जीरो हो जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए आप लोग डी बाई डी एक्स को आप स्लोप m से रिप्लेस करते थे, m स्क्वायर, और ये कोफिशिएंट पार्ट यहाँ पे जो भी टर्म होगा इसको जीरो करके इस इक्वेशन इनिशियल इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे m के लिए समझो। अगर सपोज ये अल्फा स्क्वायर है और अल्फा अगर रियल है तो ये पार्ट प्लस माइनस आई अल्फा फॉर्म आप फाइंड कर लेते थे। अब y के लिए आप फॉर्म लाइक दिस पढ़ते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल m1 x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल m2x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पढ़ा होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो गए। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए, ये टर्म रियल मैंने यहाँ पे एज्यूम किया। अब ये पार्ट पे जाइए, अगर अल्फा रियल है तो आपको पता चला कि ये टर्म इमेजिनरी है, टोटल वैल्यू रियल है या नहीं। तो ये रेफरेंस लेने के लिए आगे जितने भी फॉर्म पढ़ेंगे पोटेंशियल के लिए, अब ये साई का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड एप्लीकेबल होगा। अब ये साई के कोफिशिएंट को आप ये कंफर्म करने के लिए ये अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है और रियल है, तो यहाँ पे भी आप ये टर्म पहले स्क्वायर में डिफाइन करेंगे, और इसके यूनिट पे अगर जाएं तो दिस टर्म है यूनिट ऑफ के स्क्वायर। तो ये सम बुक में ये अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा 2 लाइक दिस नोटेशन यूज करते हैं, तो मैंने के नोटेशन यूज किया। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टर्म की यूनिट को चेक करें तो प्रोपेगेशन वेक्टर की यूनिट का स्क्वायर बनेगा, और ये टर्म को पहले ही कंफर्म करना है आपको, ये टर्म पॉजिटिव और रियल होना चाहिए। अब क्योंकि के की वैल्यू प्रोपेगेशन वेक्टर की वैल्यू आपको डिफाइन करना है, तो मैथमेटिकल के टू वैल्यूज आएंगे। अब ये टर्म जब यहाँ पे फाइंड करेंगे, अगर ये टर्म पॉजिटिव है, रियल है, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ये कंफर्म होगा कि श्योरली रियल बनेगा। और ये टर्म भी पॉजिटिव और रियल होगा, तब आपको ये कंफर्म होगा कि जब यहाँ पे इनिशियल इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करेंगे तो टू रूट्स बनेंगे, और वो आउट ऑफ टू रूट्स वो रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं, तभी आपको कंफर्म होगा जब ये टर्म को आप यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो स्क्वायर रूट लेते तो आपको इमेजिनरी बन जाता है डेटा। तो सॉल्यूशन में जब रूट्स फाइंड करना होगा तभी आप कंफर्म हो सकते हैं जब ये रेफरेंस है। तो ऑलवेज इसको स्क्वायर में डिफाइन करना है और लाइक दिस डेफिनेशन लेंगे ये टर्म पॉजिटिव है, फिर आगे ये स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पे d2 by dx स्क्वायर ऑफ साई प्लस के स्क्वायर साई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो भी आपको यहाँ पे हिंट किया। अब यहाँ से जब रूट्स फाइंड करेंगे तो m वैल्यूज 2 बनेंगी आपको प्लस माइनस आई के, और ये अगर अभी आपको यहाँ पे हिंट किया कि पॉजिटिव है और रियल है, तभी आपको ये कंफर्म हुआ कि टू रूट्स प्योरली इमेजिनरी बनेंगे। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल इक्वेशन पे टू ही रूट आएंगे श्योरली। अगर ये कंफर्म नहीं करते तो आप डाउटफुल होते कि वैसे तो टू रूट्स आने चाहिए, इस अगर यहाँ पे भी इसको प्लस माइनस लिख लेते मैथमेटिकली
तो आपको 4 रूट्स का कंफ्यूजन होता। अगर ये कंफर्म नहीं करते कि ये रियल है तो यहाँ से भी इमेजिनरी आ सकता था, तो फिर से आप स्क्वायर रूट लेते तो डाउटफुल रहते। तो ये तभी कंफर्म हुआ जब ये पॉइंट्स को आप क्वांटम मैकेनिक्स में रेफरेंस लेते। अब आपको ये 2 रूट्स मिल गए, तो आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो आप यहाँ पे y लिखते थे सॉल्यूशन में, यहाँ पे साई बनेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है वो आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। तो दिस टर्म आप नोट करते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट जो C1 C2 ले रहे थे, तो यहाँ पे आप a और b कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, C1 C2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे m1 इज प्लस i k x और m2 माइनस i k। तो ये आपको कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर्म, ये फॉर्म बनता है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे नहीं पता कि ये दोनों अलाउड है या कोई एक अलाउड है, ये कोएफिशिएंट मैंने b जनरली डिफरेंट आएगा। तो अभी अगर कोई पार्टिकल है फ्री पार्टिकल, तो आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है। अगर चेक करने जाएंगे तो पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब पार्टिकल फ्री नहीं रहेगा। तो एक ही पार्टिकल पोजीशन पे दोनों पॉसिबिलिटीज अलाउड है। अब ये एक्स बिहेवियर वेव फंक्शन में फाइंड हो गया, और टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए आपको वेव फंक्शन का टाइम पार्ट पहले से पता था, या इस इक्वेशन इस फॉर्म का आप टाइम रिलेशन यूज कर सकते हैं। इस स्टेट के लिए भी और इस स्टेट के लिए भी, दोनों स्टेट्स के लिए हैमिल्टोनियन की एनर्जी आइगन वैल्यू आपको ई पता है। तो चाहे आप टाइम रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करें, चाहे आप यहाँ पे वेव फंक्शन में टाइम बिहेवियर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टाइम बिहेवियर एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल आई फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया तो फॉर्म बनेगा के एक्स माइनस ई टी बाई एच क्रॉस, और सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई किया तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई आउटर में कॉमन हो गया के एक्स प्लस ई टी बाई एच क्रॉस। ये जनरल सॉल्यूशन बनेगा जिसमें पोजीशन और टाइम बोथ पीरियड इंक्लूड हो रहा है। अब आप डी ब्रॉगली कांसेप्ट पे जाइए। तो डी ब्रॉगली कांसेप्ट में आपको ये हिंट किया था कि वेव किधर मूव करेगा, उसका वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो एक्सपोनेंशियल फ्रॉम प्लेन वेव में चेक करें, पोजीशन और टाइम दोनों डिफरेंट साइन में है तो वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और दोनों सेम साइन में है तो वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो दिस टर्म को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई प्लस, प्लस मींस पॉजिटिव डायरेक्शन मोशन के लिए वेव फंक्शन है, और ये साई माइनस नेगेटिव डायरेक्शन के लिए वेव फंक्शन है। तो जनरल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे फाइंड हुआ कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए, अगर पोटेंशियल को आप जीरो ले रहे हैं, और इसी में एनर्जी फॉर्म आपको यहाँ से पता चल गया विद एनर्जी ई एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। अब आप चेक कर सकते हैं के वैल्यू कांस्टेंट है, अभी आपको हिंट किया, तो ये एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट है, आइगन वैल्यू है। तो दीज टू फॉर्म्स आर एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल। साई प्लस ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, एनर्जी वाले पार्ट को चाहे एनर्जी फॉर्म में लिखें चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते थे। दिस टर्म रिप्रेजेंट प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये तब एक्सेप्टेबल है जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, साई प्लस एक्स टी। बट अगर टाइम को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, टी को जीरो कर दें, टी इक्वल टू जीरो पे क्या बिहेवियर आएगा, ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। इसको भी क्वांटम मैकेनिक्स में आप रेफरेंस लेके चलते हैं, जो डी ब्रॉगली कांसेप्ट के टाइम पे मैंने हिंट किया हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये टर्म को प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं, बट तभी होगा जहां पे टाइम बिहेवियर ये आप रेफरेंस लेके चलें। और क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए श्योरली यही फॉर्म आता है, बट ईएमटी में अगर ये फॉर्म होता और ये फॉर्म होता वेव के लिए तो वहां कंफर्म नहीं था कि ये पॉजिटिव एक्स में होगा, सिर्फ क्वांटम में करेक्ट है। क्यों? जो पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट होने से जो वेव फंक्शन में टाइम बिहेवियर आता है वो श्योरली माइनस फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंट में माइनस होता है वहां पे। साई माइनस एक्स टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स प्लस ई टी बाई एच क्रॉस। दिस टर्म रिप्रेजेंट प्लेन वेव propagating along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर इसी पार्ट में आप टी को जीरो कर दें तो टाइम पार्ट एक्सक्लूड हो गया, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस फॉर्म को भी प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन यूज करते हैं। तो सम टाइम आपको इसी स्टेप पे लिखा होगा कि साई प्लस है और ये साई माइनस है, बट कंफर्म तभी होगा जब आप यहाँ पे टाइम बिहेवियर इंक्लूड कर लें, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। डी ब्रॉगली कांसेप्ट में वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना होता है वेव का, उसी को मैंने रेफरेंस किया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सर 11 स्लाइड दिखाना। सेकंड लास्ट सर। हाँ जी सर, ये आपने जो बताया प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वो वाला समझ नहीं आया सर। मतलब कैसे? डी ब्रॉगली कांसेप्ट जब मैंने डिस्कस किया था, लेक्चर अटेंड किया था। हाँ सर। तो डी ब्रॉगली वेव की फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाला आपके नोटबुक में अगर है तो एक बार उस पेज पे चले जाइए। डी ब्रॉगली कांसेप्ट मैंने वहां पे हिंट किया है कि प्लेन वेव में जो फेज है एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपोनेंट है उसको कांस्टेंट लेके फेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन बताया। मैंने 4 एग्जांपल्स वहां पे लिए हैं।
पोजीशन और टाइम की जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं प्लेन वेव में। और वहाँ पे आपको ये फिर शॉर्ट वे में बताया कि अगर पोजीशन और टाइम बिहेवियर दोनों डिफरेंट साइन में है तो वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और पोजीशन और टाइम दोनों सेम साइन में है तो वेव की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। और वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का एक्स के अलाउंग, तो एक्स के अलाउंग पॉजिटिव एक्स में हो सकता था या नेगेटिव एक्स में हो सकता था। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है फ्री पार्टिकल की कि पार्टिकल जब दोनों वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, तो पॉजिटिव एक्स के अलाउंग ये बिहेवियर बताएगा और नेगेटिव एक्स के अलाउंग ये पार्ट बताएगा। कैसे है ये भी मैंने आपको जो शॉर्ट वे वहाँ पे बताया था, ये आप चेक करिए, पोजीशन और टाइम दोनों के साइन अपोजिट है। हाँ सर। और यहाँ पे दोनों के साइन सेम है। हाँ सर। तो इस शॉर्ट वे से आपको कंफर्म हो रहा है कि वेलोसिटी का साइन या नहीं? बोलिए, आपने अपने नोटबुक में लिखा है नहीं? हाँ सर। लिखा है तो समझ में आ जाना चाहिए इतने डेफिनेशन से। वेलोसिटी के लिए dx by dt करना है। यहाँ से चेक कर लीजिए, dx by dt नेगेटिव आता है नहीं? यही 4 एग्जांपल्स वहाँ पे बताए हुए हैं मैंने। हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है? हाँ सर। तो यही बात आपको शॉर्ट में बताया कि सेम साइन में है तो नेगेटिव और डिफरेंट साइन में है तो पॉजिटिव। सर ये तो आगे ये जो आपने सेकंड लिखा ना ए की पावर आयोटा के एक्स को भी हमने बोला कि वो प्लेन वेव क्वांटम मैकेनिक्स में बोलेंगे, मतलब ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि जब पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तो आपको टोटल वेव फंक्शन को 2 वेरिएबल्स में सेपरेट करके बताया है मैंने। यस सर। टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डिफरेंस बताया था। यस सर। तो यहाँ पे एक फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट होगा, अनदर फंक्शन ऑफ टाइम होगा, बट टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए श्योरली इस फॉर्म में आएगा। 2 डिफरेंट वे में चेक कर सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे चले जाइए, वहाँ पे टाइम डिपेंडेंट पार्ट जब डिस्कस किया था, और आपको अभी पोस्टुलेट में जो टाइम रिलेशन ऑफ स्टेट बताया था वहाँ पे भी हैमिल्टन को टाइम से इंडिपेंडेंट किया था। यस सर। कब होगा? जब पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट हो। यस तो सर। काइनेटिक एनर्जी में तो टाइम डिपेंडेंस नहीं आ रही। यस तो ये आप चेक करिए, टाइम रिलेशन ऑपरेटर से भी तो यही फॉर्म बनता है। सर नहीं आप समझे, ये जो आपने दूसरा फॉर्म लिखा है ना ए की पावर आयोटा के एक्स, वही बोल रहा हूँ कि जब आपको ये पता चल गया कि टाइम बिहेवियर वेव फंक्शन में क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए श्योरली यही बनेगा। अच्छा ठीक है सर। जब यही बनेगा तो इसको मैंने टी को 0 कर दिया। इस फॉर्म में अगर क्वांटम मैकेनिक्स का रेफरेंस नहीं लेते तो टाइम पार्ट आपको प्लस भी हो सकता था और माइनस भी हो सकता था, बट आपको ये कंफर्म है ना कि माइनस है, तो इसलिए इस फॉर्म को क्वांटम मैकेनिक्स में प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहते हैं और इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ऐसा सर आपने बोला ना ईएमटी में नहीं कर सकते, क्लासिकल ईएमटी में नहीं कर सकते क्योंकि ईएमटी में टाइम बिहेवियर पता ही नहीं क्या होगा। नहीं है, ठीक है सर। वो प्लस भी हो सकता था, माइनस भी, और प्लस माइनस होने से पोजीशन और टाइम सेम साइन में भी आ सकते थे और डिफरेंट में भी आ सकते थे। ठीक है सर। सर स्लाइड 1 लिखा। सर हाँ जी स्लाइड 1 सर जो सीएफ और पीआई का एनालॉजी था आपने अभी बताया था, मैं इसलिए उस पॉइंट को हिंट करता हूँ कि आप लोग ये सब स्टेप पहले पढ़े हैं तो उनको रिकॉल कर लें। अब उसका मतलब ये नहीं कि हमारा आप जो डाउट सॉल्यूशन मिल रहा है, हाँ जी नहीं सर, वो जो हमारा हाँ बोलिए क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू जो हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें भी राइट हैंड वाला पार्ट 0 है, तो सर क्या ये ये इसीलिए कि हमारा जो फोर्स है मतलब जो पार्टिकल हमारा, यस सर पहले बोल दीजिए फिर बताता हूँ, आप शायद रिलेट ना कर पा रहे हो। पहले आप बोल लीजिए जो पूछना तो सर हमारा सर फ्री पार्टिकल के लिए देख रहे हैं हम, और हमारा उसमें फोर्स जो है वो 0 है, मतलब पोटेंशियल जो है सर उसमें इस फ्री पार्टिकल की वजह से ही जी सर राइट हैंड वाला साइड वाला पार्ट 0 मिल रहा है क्या सर? ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन में मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में पार्टिकल कंप्लीटली फ्री ना हो तब भी राइट साइड 0 बन सकती है। बट जस्ट मेरा यहाँ पे कंपेयर करने का रीजन ये था कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आप डिफरेंट कंडीशंस पढ़े होंगे, उनमें ईजीएस्ट फॉर्म ये बनता है। यस सर। ईजीएस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं हुई। नहीं होता। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेशन के डिफरेंट वे पढ़े होंगे ना, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं। यस सर। तो यहाँ पे भी मैंने रूट्स फाइंड किए हैं। यस, और सर जब पर्टिकुलर इंटीग्रल उसमें रिक्वायर होता है तो सर उसको हम इक्वेशन को नॉन होमोजेनियस बोलने लगते हैं। क्या तो बोलते सर हैं? वो नॉन होमोजेनिटी फोर्स की वजह से लगता है। फिर से बोलिए क्या बोलते हैं? सर जिसमें सिर्फ सीएफ निकालना होता है वो सर होमोजेनियस होता है, उसमें सीएफ और पीआई दोनों निकालने पड़ते हैं, वो सर नॉन होमोजेनियस होते हैं ना सर? होमोजेनियस के लिए तो कुछ और कंडीशन पड़ते हैं सर। नहीं सर उसमें 0 रहता है ना सर, पीआई इक्वल्स टू में सीएफ नहीं भाई, ये डेरिवेटिव से भी चेक करना पड़ता है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। यस सर। भाई ऐसा ठीक है, ऐसा डाउट क्रिएट नहीं करिए। यस सर। वो कंडीशन करेक्टली पढ़िए, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि ये राइट साइड 0 है तो वो नॉन होमोजेनियस होगा या होमोजेनियस होगा। इन ऑर्डर पे जाते हैं, शायद ऐसा कुछ पार्ट होता है सेकंड ऑर्डर में सर। यस dn by dx पावर n psi, फिर x या y ये dn by dx पावर n minus 1, इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। ये डेरिवेटिव से होमोजेनियस चेक करता है कि ये चेक करें यहाँ से, ये मैच करें प्रोडक्ट वाली पावर का। यस सर। जो साथ रिकॉल हो रहा है बाकी आप चेक कर लीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल से तो नहीं बता, 0 नॉन 0 से। यस थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो वेव फंक्शन आ रहे हैं वो तो प्लेन वेव के मतलब प्लेन वेव के फंक्शंस हैं। हाँ जी। तो मतलब पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होगी, मतलब हमने बता अभी नहीं देखो, अभी राइट्स मतलब जो बाकी मैंने सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट बता दिया, इसके रिगार्डिंग कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट था, पर मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। अगर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है और हमें नहीं पता कि हम किधर मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया कि इधर मूव करता है, तो इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम साई प्लस मॉड स्क्वायर से पोजीशन को इंटरप्रेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी से फाइंड करेंगे कि कहाँ पे पार्टिकल कितने टाइम हो सकता है। बट जैसे ही हमने इसको इंक्लूड किया, इसका मॉड स्क्वायर किया, तो ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से पार्टिकल अगर प्लस इन्फिनिटी तक मूव करता है तो जितनी भी पोजीशंस होंगी वो इक्वली प्रोबेबल है। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो सारी पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, तो सारी पोजीशन पे पार्टिकल की इक्वल प्रोबेबिलिटी होने से हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ पे।
मतलब अनसर्टेनिटी पोजीशन में पोजीशन इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कंप्लीटली फ्री पार्टिकल। कंप्लीटली फ्री पार्टिकल मींस पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टू एनी पोजीशन। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो जो आपने एनालॉजी बताया था सर, वो पॉइजन ब्रैकेट और कम्यूटेटर ब्रैकेट से सेकंड स्लाइड में, बोलिए। तो सर वो जब इसका रिजल्ट स्केलर होगा तब तो वो करेक्ट होगा ना सर? हाँ जी बिल्कुल होगा। ओके सर, ये कंफर्म कर तो आप ये देखिए कोई ऐसा फॉर्म बन जाए XP, हाँ जी इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है IH क्रॉस, हाँ सर। इसका कम्यूटेटर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे तो क्या बनेगा IH क्रॉस। अब यहाँ से X और P टू वेरिएबल्स का पोजीशन ब्रैकेट फाइंड करिए, नॉट एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, मैं फिर से कर रहा हूँ पोजीशन ब्रैकेट, तो आप लोगों ने 1 पढ़ा होगा। ओके सर। पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है नहीं? सर दिमाग में नहीं आ रहा सर। यही याद नहीं आ रहा। अब यहाँ से चेक करिए, मैं बता दे रहा हूँ 1 आया और इस IH क्रॉस को मल्टीप्लाई किया तो कम्यूटेटर ब्रैकेट पता चल गया। यस मैच कर गया? यस हो गया सर। अब अगर ये स्केलर नहीं है, ऑपरेटर है, तो ऑर्डर चेंज अलाउड नहीं है। जो आप यहाँ पे देखें, अगर पोजीशन ब्रैकेट यहाँ पे कैलकुलेट करते तो आपको 4 IH क्रॉस XP बनता है। बनता है? वो तो हाँ बनेगा सर। क्या मैच करता है यहाँ पे? नो सर। नहीं, क्योंकि ये वैल्यू को आप देखिए, ये स्केलर नहीं है, ऑपरेटर्स हैं और XP कम्यूट भी नहीं करते। समझिए सर। ठीक सर। बोलिए। हेलो सर। बोलिए सर जो इंडिशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग वो के रियल लेना सर, दोबारा बता दीजिए सर। सर ये बताइए, मैं पढ़ाता हूँ तभी डाउट होते हैं या बाकी लेक्चर्स में भी डाउट होता है? नहीं सर, बस ये वाला सर जो आप बता रहे हैं रियल सब मैं बहुत बेसिक पार्ट बता देता हूँ जिसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी कोई ना कोई डाउट पूछ लेता है। अल्फा रियल है तभी तो आपको पता चला ये इमेजिनरी है। बोलिए। अगर अल्फा की वैल्यू भी IX0 होता तो I अल्फा क्या बन जाता? रियल बनता? बोलिए। मेरी बात सुन पा रहा है? हाँ। तो जब तक आप ये अल्फा का रेफरेंस नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि प्योरली इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, रियल है? अब आप मैथमेटिक्स में भले ही आप ये रेफरेंस ना लें, अब आप यहाँ पे आइए, अभी आपको मैंने इंटरप्रेट किया, ये टर्म प्लेन वेव है, प्लेन वेव है, और इस प्लेन वेव का जो मोमेंटम होता है इसको आप h क्रॉस के लेते हैं। मोमेंटम हर्मिशन ऑपरेटर है, इसकी आइगन वैल्यू रियल आएगी। प्लेन वेव मोमेंटम का आइगन फंक्शन है, तो ये आइगन वैल्यू बनेगी। और ये रियल कब बनेगी? जब के वैल्यू रियल हो, तभी तो आपको कंफर्म हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट है फेज बताएगा और ये के रियल होगा, तभी तो आपको ये इमेजिनरी पार्ट एक्सपोनेंट में लग रहा है। अगर के पे डाउटफुल हो कि रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये फॉर्म करेक्ट है? नहीं कर पाएंगे ना। नहीं सर, ताकि ये डिक्वाइन बन जाए, एक्सपोनेंशियल डिक्वाइन। प्लेन वेव का बनेगा जब आइटा होगा ना रियल के साथ, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है। और इसीलिए यहाँ पे क्या, अगर ये माइनस को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करते तो इसमें के की वैल्यू प्लस माइनस होती, तो ये सॉल्यूशन तभी पता चलेंगे जब के की वैल्यू को एब्सोल्यूट और रियल ले रहे हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए करेक्ट है। सर एक बार 7 नंबर स्लाइड में जाना। हाँ जी बोलिए। सर जैसे ये अभी इसमें कम्यूटेटर ब्रैकेट में XPY YPZ जो है, तो हमको जब पता है कि X और PZ को अगर हम बाहर ले लेते हैं और डायरेक्ट सीधा PY को माइनस आई स्क्वायर लिख के अगर करते हैं तो कोई फिर से बोलिए। जो फर्स्ट वाला कम्यूटेटर ब्रैकेट है, हाँ जी, XPY YPZ, इसको आप आगे बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, मतलब X को बाहर और PZ को बाहर डायरेक्ट स्टेप में अगर PY को लेके माइनस आई स्क्वायर लेके कर देने से नहीं होगा? ऐसा तब डाउट हो जाएगा जब इनमें एक से ज्यादा पेयर बन रहे हो कि किसको कहाँ पे लिखना है। मान के चलिए अभी यहाँ पे ये था कि X इस PZ के साथ कमेंट करता है, PY के साथ भी और Y के साथ भी, तो इस X को तो आपने लेफ्ट में लिखा, ठीक है, PY और YPZ, ये फॉर्म बन गया मान के चलिए। अब यहाँ से इस Y को आप जब लेफ्ट, इस ऑपरेटर के लेफ्ट में लिखेंगे, अब ये कोई ऐसा ऑपरेटर होता है जो X के साथ कमेंट ना कर रहा होता, और बाई मिस्टेक आप इसको यहाँ पे तो ऑर्डर चेंज कर लें XY YX, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट कोई ऐसा ऑपरेटर होता है आपको ये कंफर्म नहीं था कि कमेंट करता है, आपने इसको Y लेफ्ट में लिख लिया, तो रॉन्ग हो जाएगा नहीं? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली प्रॉब्लम के थ्रू आपने पोजीशन मोमेंटम के कंपोनेंट्स का आइडिया है। हाँ, मतलब यहाँ पता है जब कुछ ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, या डाउटफुल होंगे, तब आप थोड़ा अलर्ट रहकर करेंगे। यहाँ पे तो करेक्ट है वो, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। सर एक आप बोल लीजिए पहले। सर एक वो ऑपरेटर वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो वो डीजनरेट केस के अंदर आपने बताया था कि वो n4 डीजनरेट आइगन वैल्यूज होती है, तो इसमें मतलब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सुपरपोजिशंस होते हैं तब n4 डीजनरेट आइगन वैल्यूज होती है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर वापस करके देखो थोड़ा। देखो कोई भी आपको ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस अगर दिए, जितने फोल्ड डीजनरेट केस होगा, मैंने 2 फोल्ड डीजनरेट केस डिस्कस किया, तो जितने फोल्ड डीजनरेट केस है ऑपरेटर के उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस होते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने 2 फोल्ड डीजनरेट केस लिया था, तो इसके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन है, psi 1 और psi 2, जिसके आइगन वैल्यूज नोन है, जिसकी डीजनरेसी नोन है, उसके आइगन फंक्शन है। अब इन आइगन फंक्शन से अनदर ऑपरेटर के आइगन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सुपरपोजिशंस बनाए। अब
ये सुपरपोजिशन C1 C2 की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ये इनफाइनाइट सुपरपोजिशंस बने। इस Yes, स्टेप sir. पे तो डाउट नहीं? नो सर, इधर तो नहीं था। हाँ, C1 C2 की वैल्यूज आप अपनी चॉइस से कुछ भी सेलेक्ट करते जाइए, ये फॉर्म चेंज होता चला जाएगा। बट उन इनफाइनाइट सुपरपोजिशंस में आप जब C1 C2 की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग सुपरपोजिशंस फाइंड करते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट जितने फोल्ड डिजिनेट केस जैसा 2 फोल्ड था, तो 2 सुपरपोजिशंस ऐसे होंगे these पार्ट से जो बोथ ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस बने। 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सुपरपोजिशंस इस फॉर्म से ऐसे बनेंगे जो ए ऑपरेटर के भी आइगन फंक्शन होंगे और बी के भी होंगे। अब इसी को मैंने जनरलाइज किया। अगर n फोल्ड डिजेनरेट आइगन फंक्शंस का कांसेप्ट है, एक आइगन वैल्यू आपको n फोल्ड डिजेनरेट है ऑपरेटर a के लिए, तो ऑपरेटर a के कितने आइगन फंक्शंस होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट? n होंगे। तो यस सर, यस सर। यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा, ये फॉर्म बनेगा i समेशन ओवर i ci psi i, और i की वैल्यू 1 से n तक जाएगा n फोल्ड के लिए। क्लियर हुआ? ओके सर। अब C1 C2 हाँ बोलिए। मतलब जितनी डीजेनरेसी होगी, मतलब जितना उन्हीं तो सभी उतने ही को जो नोन है उन सबको तो सुपरपोज करेंगे ना। ओके सर, ओके सर। डीजेनरेसी का डेफिनेशन बताया हुआ है, नंबर फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी मींस द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस। तो यहाँ n फोल्ड है तो n आइगन फंक्शंस ऐसे होंगे ना जो सेम वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, तो उन सबका सुपरपोजिशन करेंगे, सिर्फ 2 का ही नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, जितने आइगन फंक्शंस नोन है इस ऑपरेटर के उन सबका सुपरपोजिशन करेंगे, बट अच्छा, जितना फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी है उतने टर्म यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ से C1 से लेके Cn तक जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को चेंज कर करके जितने फोल्ड डिजेनरेट केस है ऐसे सुपरपोजिशंस होंगे जो A के भी आइगन फंक्शन है और B के भी आइगन फंक्शन। ठीक है, ओके सर। ये वो नोट कराया कि इनफाइनाइट में से n सुपरपोजिशंस ऐसे होंगे जो बोथ के आइगन फंक्शन। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर, इससे नहीं सर, कुछ अलग से मैं पूछूं? पूछो भाई। सर मतलब अगर पोटेंशियल अगर मतलब अगर ऐसा हो गया मतलब v नॉट sin 2 pi x by a, तो उसके लिए सर हम श्रोडिंगर, हाँ इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन इज एग्जैक्टली सॉल्वेबल ओनली फ्यू आइडियलाइज्ड पोटेंशियल फॉर्म। जब श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होता है तब हम उसके लिए डिफरेंट एप्रोक्सीमेशन मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें परटर्बेशन थ्योरी, WKB, वेरिएशनल मेथड यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इस साइन सीरीज से आपको x क्यूब, x पावर 5, x पावर इनफाइनाइट ये फॉर्म बनेंगे। अब आप ये बताइए, x स्क्वायर के लिए आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, आप x के लिए भी सॉल्व नहीं कर सकते, x पावर 1 के लिए। तो यहाँ पे तो क्यूब है, 5 है, तो इसके लिए तो एग्जैक्टली सॉल्व। सर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब हम लोग क्या आंसर करेंगे? वो जैसे ये पूछना चाह रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं आप ये मान रहे हो कि वन डायमेंशन में जितने भी पोटेंशियल के फॉर्म है सभी के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल है? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, इंटरव्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने रिप्लाई किया। इंटरव्यू के कुछ, मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू के जितने क्वेश्चंस अराइज होते हैं एज सच उनका आंसर नहीं होता। मैं आपसे कोई आपकी साइकोलॉजी को जानना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में क्या है, तो मैं कई बार ऐसा क्वेश्चन बोल सकता हूँ जिसके आंसर से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स का आइडिया मिल जाएगा आपसे। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स का इस एक पार्टिकल का नेम दिया, इस एप्लीकेशन करिए, इस पे अप्लाई करिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे एप्लीकेबल है भी या नहीं। अच्छा सर, ओके सर। जैसे बॉल, कोई कहते कि टेनिस बॉल पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एप्लीकेबल होगा ही। उसने जिसने भी क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में आपसे कहा कि अप्लाई करिए, तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई थोड़ी करने लगेंगे, तो पता चल गया कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे। तो ऐसे ही अगर उसने कहा कि v नॉट sin 2 pi x by l पोटेंशियल फॉर्म दिया है, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक है, आप सॉल्व करने लग गए, उसको आइडिया मिल गया कि आप क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है इस पार्ट के लिए। हम परटर्बेशन थ्योरी या कोई और मेथड जाके कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं। फिर आपसे हो सकता, जब आपने कहा कि सर इसके लिए एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं आएगा, तो आपसे कहेगा कि कोई और मेथड बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बता सकते थे कि हमारे पास WKB से हम अप्लाई कर सकते हैं या वेरिएशन मेथड पे जा सकते हैं, कोई और पार्ट पे जा सकते हैं, बट उनकी भी लिमिटेशंस हैं। जब आप सारा टॉपिक पढ़ लोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कहां कौन बेटर एप्लीकेशन रिजल्ट देगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ये आई से बेंगलोर का क्वेश्चन था। हाँ, तो मैं वही बोला, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बनेगा ही बनेगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, वो बहुत सारे आपके नॉलेज को एक ही स्टेटमेंट से जानना चाहता है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है इंटरव्यू में। हां सर, तरह से साइकोलॉजी को रीड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और पूछना किसी को? हेलो सर। हाँ जी सर, जो कम्यूटेटर ऑपरेटर होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है ना कि दो ऑपरेटर साइमल्टेनियसली एक टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर्स नॉन जीरो होने का, मतलब जीरो होने का भाई, आपको जब मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस कम्यूटेटर ब्रैकेट डिफाइन करके नोट कराया है, तो आपने अपनी नोटबुक में नोट किया था? ये सर नोट किया, वो कंफर्म कर रहा हूं। नोट किया है तो आप ये मैच करा लीजिए। आप स्टेटमेंट अपोजिट बोल रहे हैं। अगर ये कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है तो मैंने नोट कराया कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली टू आर्बिट्ररी एक्यूरेसी, तो आप कह रहे हैं कैन नॉट। अगर ये नॉन जीरो आएगा दैट टाइम पे कैन नॉट, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज होता है। रीजन क्या है? क्योंकि दैट केस में कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो होता है, इसलिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन भी मैंने बताया वहां पे कम्यूटेटर से रिलेटेड, तब ये नॉन जीरो बनता है। अब ये नॉन जीरो है, सेम टाइम पर अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब क्या है? कैन नॉट बी मेजर्ड टू आर्बिट्ररी एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। बट यहाँ पे
डिफरेंट भी बताए हुए हैं आपको इसे सेम स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पे ये टर्म जीरो बना, जब ये प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम पे अनसर्टेनिटी टर्म नहीं है वहाँ पे, तो अनसर्टेनिटी नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेसी से सेम टाइम पे बोथ ऑपरेटर को मेजर कर सकते हैं। ओके और पूछना किसी को? मैं एग्जिट कर